गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानगंज में स्वागत है। हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी आज नेक्स्ट क्लास जो है अब अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं। इसके पहले अभी अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जितने टॉपिक थे लगभग कंप्लीट हो गए। अंतर्राष्ट्रीय आपदा एक टॉपिक बचा हुआ था, इसके बाद हम साइंटिफिक वैज्ञानिक परिदृश्य पढ़ेंगे। तो पहले जिसमें हमने चर्चा की थी कि भूकंप के बारे में आप पढ़ के आइएगा, भूकंप क्या होता है, कैसे टेक्टोनिक प्लेट जितनी होती है टेक्टोनिक प्लेट की एक्टिविटीज आपको देखना था। ये सब बताया था हमने बताया था रिएक्टर स्केल और मर्केली स्केल में डिफरेंस बताया था। मर्केली स्केल जहाँ भूकंप की हानि, भूकंप से हुई कितनी क्षति है उसको मापती है, भूकंप का प्रभाव क्या रहा है पोस्ट भूकंप। और वहीं रिएक्टर स्केल पे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तीव्रता का हमने वहाँ पे जो बताया था आपको कि तीव्रता मापने के लिए जो स्केल पे 0 से लेके 9 तक के अंक तक होती है। इसमें अगर एक पॉइंट मान लीजिए कि 1 बढ़ता है तो भूकंप के झटके 10 गुना बढ़ जाते हैं। तो मल्टीप्लाइड बाई 10, अगर झटके को आप कंसीडर करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 मतलब 10 हो जाएगा। अगर रिएक्टर स्केल पे आपको 2 दिख रहा है या 5 दिख रहा है, मैग्नीट्यूड जो भी दिख रहा है उसमें मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे, 10 गुना झटका जो है लगता है। वहीं फिर हमने PSL तरंग की बात की थी, प्राइमरी द्वितीयक, प्राथमिक द्वितीयक और जो धरातल के समीप चलती है वो एल वेव की बात की थी। पी हमने बताया था, पी जो चलती है अगर तरंग की दिशा ये है तो इसके जो है समानांतर चलती है। और वहीं जो है एस जो चलती है वो इसके लंबवत चलती है, ये बताया था। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल बताया था हमने, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है, पी और एस। साथ में एल भी चलती है। वहीं उद्गम केंद्र के आधार पर भूकंप कितना विनाशकारी, अगर उद्गम केंद्र के आधार पर पूछा गया तो आपसे जितना छिछला रहेगा, जितना उसका उद्गम केंद्र ऊपर रहेगा, मान लीजिए उद्गम केंद्र के आधार पर जो मापा जाता है छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप, छिछले, मध्यम होते हैं, उसके बाद गहरे होते हैं, मध्यम और गहरे, 3 उद्गम केंद्र के भूकंप होते हैं। ये 0 से 70 और सबसे ज्यादा विनाशकारी यही होता है। जितना उद्गम केंद्र कम रहेगा, मान लीजिए भूकंप एक्स एरिया में ये एरिया है तो धरातल के ऊपर जो बिंदु रहेगा इसको अभिकेंद्र कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। वहीं धरातल के अंदर जहां पे भूकंप की उत्पत्ति हुई इसको फोकस कहते हैं। तो फोकस बिंदु कितना गहरा है वो गहराई के आधार पर यहाँ पे छिछले और मध्यम और गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप माने जाते हैं। सबसे ज्यादा विनाशकारी छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप होते हैं। मध्यम जो होता है 70 से 300 किलोमीटर तक इसकी गहराई मानी जाती है, ये किलोमीटर है, ठीक है। और यहीं पे गहरे उद्गम केंद्र को देखा जाए तो ये 300 से 700 किलोमीटर इसकी गहराई मानी जाती है। ये लास्ट क्लास में हमने चर्चा इन सब पे की थी कि अब भूकंप के बारे में आपको इतना नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम भूकंप जैसी घटनाओं पे है, उसके बाद चक्रवात जैसी घटनाओं पर है। चक्रवात के बारे में भी हमने आपसे कहा था चक्रवात को कितने भागों में बांटा जाता है, कौन से विनाशकारी चक्रवात, या फिर चक्रवात का डिप्रेशन पहले बनता है, फिर डीप डिप्रेशन, फिर चक्रवाती तूफान आता है, गंभीर चक्रवात, अत्यंत गंभीर चक्रवात, फिर अत्यधिक गंभीर चक्रवात, और 5th कैटेगरी का चक्रवात जो आता है 220 से प्लस की उसकी हवाओं की गति होती है, सुपर साइक्लोन से कहते हैं। वहीं साइक्लोन को हमने बताया था कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि अगर अटलांटिक ओशियन के, अटलांटिक महासागर के आसपास देखा जाए, उसके आसपास के क्षेत्रों में, तो वहां पे इसको हरिकेन कहा जाता है। वहीं पश्चिमी प्रशांत महासागर, जैसे जापान का हिस्सा, प्रशांत महासागर में जापान साइड हो गया, जो कमचटका प्रायद्वीप के पास अभी एक भूकंप जैसी गतिविधि हुई थी, या वहां पे कोई चक्रवात आता उस एरिया में तो उसको कहा जाएगा टाइफून। वही प्रशांत के पूर्वी किनारे पर जो मैक्सिको, अमेरिका इधर लगता है, या कनाडा के किनारे पे अलास्का अलास्का साइड लग जाएगा, उसको कह दिया जाएगा हरिकेन। वही हिंद महासागर या अन्य जो क्षेत्र होते हैं वहां पर इसको चक्रवात कहा जाता है। और पश्चिमी एशिया में इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। साइक्लोन भी देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, या फिर होता है समशीतोष्ण चक्रवात जो अधिकतर वाताग्रीय चक्रवात होते हैं, ठीक है। और वहीं पे ध्रुवीय चक्रवात भी पाए जाते हैं। ये कुछ हमने चर्चा की थी। इसके बाद हम और टेक्टोनिक प्लेट्स की भी बात की थी। टेक्टोनिक प्लेट्स कौन कौन सी हैं, मेजर और माइनर। अब देखिए जो पहला ही पॉइंट आपका, अफगानिस्तान में घातक भूकंप, अफगानिस्तान में घातक भूकंप आया है। अफगानिस्तान 31 अगस्त 2025 को स्थानीय मतलब अफगानिस्तान के समय के हिसाब से 31 अगस्त 2025 को 11:47 भूकंप आया था। मैग्नीट्यूड पे ये और 6.0 इसकी तीव्रता मापी गई थी मैग्नीट्यूड स्केल पर। इस भूकंप से अफगानिस्तान के मुख्यतः कुनार, नांगरहार, लघमान और नूरिस्तान प्रांतों के क्षेत्र प्रभावित हुए। बाई चांस अगर एग्जाम में आता है कि ये 4 प्रांतों के नाम दे देता है
कुनार, नांगरहार, लघमान और नूरिस्तान। ये किस कंट्री से संबंधित है, किस कंट्री के प्रांत है? तो आपको वहां पे अफगानिस्तान ट्रिक मारना, इसी टाइप से क्वेश्चन आता है। जो बाकी आपका अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक है रूस के कमचटका में भीषण भूकंप आया। रूस के कमचटका में जो भूकंप आया था उससे 30 जुलाई 2025 को रूस में ये भूकंप आया था। कमचटका प्रायद्वीप आप देखेंगे तो रसिया में कुछ, अगर अलास्का वाला ये रीजन मान लेते हैं और ये रसिया का रीजन मान लेते हैं, तो यहाँ पे आके कहीं आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखेगी, वो है कमचटका प्रायद्वीप। यहाँ पे तो कमचटका प्रायद्वीप कहते हैं। तो कमचटका प्रायद्वीप में भूकंप आया था। यह भूकंप वर्ष 2011 में तोहोकू भूकंप के बाद विश्व स्तर पर आया सबसे शक्तिशाली तथा रिकॉर्डेड इतिहास का संयुक्त रूप से छठा सर्वाधिक शक्तिशाली भूकंप था। जो कमचटका प्रायद्वीप में भूकंप आया था, आज तक के जितने भूकंप आए हैं उसमें कंसिडर किया छठवां सबसे ज्यादा विनाशकारी, सबसे ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप आया हुआ था। इसकी तारीख मैंने बताई थी 29 जुलाई 2025 है। 29 जुलाई तत्कालीन समय जो वहाँ का रशिया के हिसाब से देखा जाए तो वो 29 जुलाई हो जाता है। परिणाम इसका 8.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया हुआ था। अधिकतम तीव्रता, अगर इसको संशोधित मर्केली स्केल पर, जो मर्केली से संशोधन हुआ है, या फिर इसको अगर कहा जाए तो मर्केली स्केल में भी आप बताइए कि हमने आपको बताया था कि 1 से लेकर 12 तक की गिनती होती है। 12 तक की गिनती के आधार पर जो है ये कंसिडर किया जाता है। तो उसमें जो है 9th कैटेगरी का जो होता है, 9th के हिसाब से भूकंप ये आया हुआ था। भूकंप का अभिकेंद्र क्या था? कमचटका प्रायद्वीप से 119 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में, गहराई करीब 35 किलोमीटर। तो गहराई क्या हो जाएगी? छिछले उद्गम केंद्र का भूकंप सबसे ज्यादा विनाशकारी हो जाएगा, ये रहा। और भूकंप का कारण क्या था? कुरिल कमचटका मेगा थ्रस्ट फॉल्ट पर स्थित है, जो विशाल ऊर्जा, देखिए एक तो ये रिंग ऑफ फायर के आसपास स्थित है। रिंग ऑफ फायर क्या होता है? आप जीएस में पढ़े होंगे रिंग ऑफ फायर। साथ में प्लेटो का सबडक्शन जो होता है वो वाला जोन भी यहाँ पे पड़ता है, जिस वजह से भूकंप इतना भयंकर आया था। अगला जो आपका पॉइंट रहेगा, भूकंप के बाद कमचटका प्रायद्वीप में 7 ज्वालामुखी विस्फोट हुए। उसके बाद ज्वालामुखी विस्फोट भी, भूकंप का ज्वालामुखी विस्फोट सबडक्शन होता है, फिर वहां पर गर्म गलित पदार्थ मैग्मा की उत्पत्ति होती है, क्योंकि क्षेपित जो प्लेटें होती हैं वो टेम्परेचर के कारण जो है पिघल जाती हैं, और पिघलने के बाद फिर वो दाब के कारण बाहर आती है। सबसे उल्लेखनीय विस्फोट क्यूचेवास्किया सोफिया यूरेशिया सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी में हुआ था, जो भूकंप के कुछ ही घंटों में सक्रिय हो गया था। जो कई सारे ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे उसमें से एक क्या था? क्लूचेस काया सोफिया का करके समथिंग देख लीजिएगा क्या। म्यांमार में भूकंप जिसके बाद आया, म्यांमार में जो भूकंप है 28 मार्च 2025 को स्थानीय समय अनुसार, मतलब क्या क्या समय था, म्यांमार में जो आया था, म्यांमार के सगाइंग क्षेत्र में 7.7 मैग्नीट्यूड परिणाम का भीषण भूकंप आया था। संशोधित मर्केली स्केल पर 10, मतलब एक्सट्रीम में भूकंप ये आया हुआ था। और म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले के निकट 10 किलोमीटर की गहराई में था। इसका जो है फोकस बिंदु 10 किलोमीटर की गहराई। फिर ये छिछला उद्गम केंद्र का भूकंप होगा, विनाशकारी बहुत ज्यादा होगा। म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने तत्परता ऑपरेशन ब्रह्मा जो है, म्यांमार में जो भूकंप आया वहां जो क्षतिग्रस्त लोग हुए थे उनकी सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। तो ऑपरेशन ब्रह्मा किससे संबंधित है? म्यांमार में आए भूकंप में उनकी सहायता देने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। वहीं एक ऑपरेशन सद्भाव भी एक अभी आगे आएगा, सुपर टाइफून यागी जिसमें पढ़ रहे होंगे तो उसमें आप चर्चा करते हैं उसकी। उष्णकटिबंधीय तूफान वुटिप करके एक है अगला टॉपिक आपका। 9 जून 2025 को दक्षिण चीन सागर में एक उष्णकटिबंधीय अवसाद के रूप में विकसित हुआ। देखिए जितने भी, चाहे हमने इससे पहले जहां जहां भारत के प्रधानमंत्री गए हुए थे, जितने भी क्षेत्र थे उनका मैप पे आप लोकेशन देखिएगा। कमचटका प्रायद्वीप कहाँ पड़ता, मैप पे उसकी लोकेशन देखिएगा। और जितने भी, जैसे भूकंप पे हमने चर्चा कर रहे हैं कि ये आगे जो टॉपिक है वुटिप नाम के चीन, दक्षिणी चीन सागर, यहाँ देखिएगा आसपास की डेमोग्राफी कैसी है, कौन कौन से यहाँ पे और अन्य सागर है, महासागर कौन सा है, कौन कौन से कंट्री पाए जाते हैं दक्षिणी सागर के आसपास, तो ये सब आप देखिएगा। तो 11 जून को जापान मौसम वैज्ञानिक एजेंसी ने इसे वुटिप नाम देकर उष्णकटिबंधीय तूफान घोषित किया। मान लीजिए आता है कि वुटिप करके एक चक्रवात उष्णकटिबंधीय तूफान आया था, इसका नाम किसने दिया? जापान ने। जापान इसका नाम दिया। और ये कैसा था? उष्णकटिबंधीय तूफान था या कैसा तूफान था? उष्णकटिबंधीय तूफान ये माना जाएगा वहां पे, ठीक है। अगला जो है ज्वाइंट टाइफून वार्निंग सेंटर द्वारा श्रेणी 1 का टाइफून का दर्जा दिया गया। श्रेणी 1 का टाइफून कई टाइप होते हैं, तो उसमें श्रेणी 1 जो है इसमें दर्जा दिया गया है इसको। और इसके बाद इसमें कुल भूपात, इसका लैंडफॉल कहाँ हुआ, तो लैंडफॉल जो है डोंगफोंग शहर हैनान चीन के निकट अपना लैंडफॉल के जितने भी तूफान होते हैं लैंडफॉल उनका होता है आके जो है
धरती पर जैसे ही वो स्थल के समीप आते हैं या स्थल पे आते ही उनकी ऊर्जा जो मिलती है समुद्र से, वो ऊर्जा खत्म होती है और वहाँ उनका लैंडफॉल हो जाता है। ये जियोग्राफिक टॉपिक है, आप डिटेल में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, वहाँ पर हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। सुपर टाइफून यागी की अगर बात किया, सुपर टाइफून यागी वर्ष 2024 में पश्चिमी उत्तर प्रशांत क्षेत्र में आया एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। कहाँ पे आया था, देखिए आप, फिलीपींस के टाइफून यागी फिलीपींस में आया था वर्ष 2024 पश्चिमी उत्तर प्रशांत महासागर क्षेत्र में। फिलीपींस पश्चिमी उत्तर प्रशांत महासागर क्षेत्र के आसपास उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये भी था। यह श्रेणी 5 का कैटेगरी 5 का टाइफून था। यह टाइफून से प्रभावित होने वाले प्रमुख देशों में चीन, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार शामिल थे। 6 सितंबर 2024 को इस टाइफून ने चीन के साथ 7 सितंबर 2024 को वियतनाम में लैंडफॉल किया है। चीन में लैंडफॉल भी किया और वियतनाम में भी लैंडफॉल किया है। ध्यान देने की बात है कि जापानी भाषा में यागी का अर्थ बकरी होता है। जैसे यागी टाइफून इसका नाम रखा गया तो जापान में यागी का अर्थ बकरी होता है, तो बकरी या मकर राज होता है। 15 सितंबर 2024 को भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया था। तो जो यागी साइक्लोन आया था, इससे प्रभावित जितने कंट्री थे उसमें उनकी सहायता करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया। और वही जो म्यांमार में भूकंप आया था उसके लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। ये ध्यान देने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसी के साथ आपका जो है अंतरराष्ट्रीय प्रकरण पूरी तरीके से समाप्त होता है और आपका जो अगला प्रकरण रहेगा वो वैज्ञानिक परिदृश्य रहेगा। वैज्ञानिक परिदृश्य में आप चर्चा करेंगे कि कैसे जो है कितने जो ये जितने हमारे लॉन्च व्हीकल है या फिर क्या कंप्यूटर क्षेत्र में क्या आज क्लास आपकी लगभग रहता है रामसर साइड तक चलेगी। 1.5 घंटे आज क्लास थोड़ा लंबी होगी आपकी, तो इसमें हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा आपको जो एक नॉलेज दे पाए वो सही रहे। थोड़ा ये टॉपिक लंबे रहेंगे, थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा साइंस टेक को, साइंस में, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको डिटेल में अब क्लास में भी या बहुत कुछ नहीं पढ़ेंगे या साइंस टेक के जितने मटेरियल हमको जो है नेट पे भी नहीं मिलते, इंटरनेट पे नहीं मिलते, हम उसको आपको डिटेल में थोड़ा पढ़ाएंगे। और कुछ बातें ध्यान रखिए कि कुछ अफवाहों से थोड़ा बच के रहिए। फिलहाल में एक अफवाह चल रही है कि यूपीएससी ने अपना जो है अटेम्प्ट जो 2 अटेम्प्ट करने वाली है या एक बार फिल्म से निकाले 2 बार मेन दे सकता है, इस तरह जो अफवाहें चल रही है इन सब अफवाहों से बच के रहिए। यूट्यूबर प्रेजेंट टाइम में यूट्यूब पे ऐसा हो गया है कि व्यू बढ़ाने के चक्कर में लोग कुछ भी थंबनेल डालते हैं, कुछ भी बता देते हैं आके समाज में। तो ये जब तक कोई न्यूज ऑथेंटिकेट ना हो जाए तब तक उसको आप जो है मत मानिए। जैसे अभी डीडी न्यूज पे जब आप जाएंगे वहाँ पर यूपीएससी चेयरमैन भी सब रिव्यू दिया, इंटरव्यू दिया, उसमें सब कुछ उन्होंने क्लियर किया है कैसे क्या होने वाला है। जो आपके डाउट्स रहेंगे उसके बारे में भी, या यूपीएससी क्या क्या कार्यक्रम चलाते हैं, जैसे आपको कोई क्वेश्चन जाता है वो और ऑथेंटिक जाके चेयरमैन वहाँ पर खुद बताए हुए जो चीज इसको जाके फॉलो करिए। फालतू के न्यूज चक्कर में यूट्यूब चक्कर मत करिए। हालांकि हम भी यूट्यूब पे ही है, परंतु हमारा उद्देश्य तो यही है कि जितने भी यूट्यूबर हैं मुख्यधारा से उनसे हट के जो है कुछ आपको बताया जाए। हम यहाँ पे व्यू और इन सबके चक्कर में नहीं आए हैं। हमारा पढ़ाने का मकसद ये रहेगा कि आपको ऑथेंटिक नॉलेज दी जाए। मैं ये बता रहा हूँ कि कोई कोचिंग या कोई यूट्यूबर या मैं आपका सिलेक्शन नहीं करवाएंगे, हम आपको गाइडेंस देते। पढ़ना आपको खुद है। हम क्या करेंगे कि आपको बुक पढ़ने में, हमारे पढ़ाने की वजह से जब आप बुक पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा बुक को समझना। मेहनत आपको खुद करनी है। कोई कोचिंग जो कहती है कि हम आपका सिलेक्शन करवा पाएंगे, कोचिंग कोई सिलेक्शन आपका करवाती नहीं है, ठीक है। और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई बात नहीं है, आप आराम से चाहे तो पढ़ सकते हैं। हम हिंदी मीडियम पे इंग्लिश को पढ़ा रहे हैं, चलिए बातें अलग है। हम आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं वैज्ञानिक परिदृश्य को। इसमें अद्यतन खगोलीय गतिविधियां, मतलब जो अपडेटेड खगोलीय गतिविधियां हुई हैं उनसे संबंधित जितने टॉपिक है ना, इनको मैंने कोशिश किया है जो थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने पीपीटी बनाई हुई है। पीपीटी मैं आपको समझा दूंगा। साथ में कुछ पॉइंट जो मुझे थोड़ा नहीं लगा पीपीटी बनाना चाहिए उनको मैं यहीं पे मार्क किया हूँ। तो लास्ट में जितने पॉइंट छूटे रहेंगे ना, इनको दोबारा मैं रिवाइज करके पढ़ा दूंगा कि कौन कौन सा छूटा जो पीपीटी में नहीं है, उसको मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। पहले पीपीटी देख लेते हैं, उसके बाद छूटे हुए पॉइंट को देख लिया जाए। तो पहला आज का आपका टॉपिक है जो आपके मैगजीन में भी है, निसार उपग्रह। निसार उपग्रह का पूरा नाम क्या है?
नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, नासा का और इसरो का ज्वाइंट मिशन ये है। यहाँ पे एक वर्ड सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये क्या होता है ये समझना हमें पड़ेगा। इसके पहले हम देखते हैं, हम बताएंगे सिंथेटिक अपर्चर रडार क्या है, या यल बैंड जो इसमें यस बैंड उपयोग किए गए इनका क्या मतलब होता है। संयुक्त मिशन है ये इसरो और नासा का। लॉन्च तिथि कब थी? 30 जुलाई 2025 जीएसएलवी F-16 द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। एफ मतलब यहाँ होता है फंक्शनल, ठीक है। जहाँ आपको जीएसएलवी डी करके मिलेगा ना, वो डेवलपमेंटल होता है, मतलब प्रयोग के लिए, डेवलपमेंट के लिए उसको अपनाया गया। तो ये F-16 जीएसएलवी F-16 द्वारा लॉन्च किया गया। इसको कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। कहाँ पे जाएगा? कौन सी कक्षा में जाएगा? ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ये जाएगा। पेलोड इसका क्या रहेगा? ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सार। ये सिंथेटिक अपर्चर रडार को शॉर्टकट में सार कहा गया। ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार है। एल बैंड नासा द्वारा विकसित किया जाएगा और एस बैंड इसरो द्वारा विकसित किया जाएगा। इसमें जो एंटीना रहेगा, एक बड़ा सा एंटीना लगाया गया जिसका 12 मीटर का बड़ा, मतलब बहुत बड़ा इसका व्यास है। मतलब सैटेलाइट इतना बड़ा 12 मीटर का इसका व्यास है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? इसको क्यों लॉन्च किया गया? जो निसार उपग्रह है ये किस चीज से संबंधित है? भू सतह परिवर्तन की निगरानी करना। यह एक सुदूर संवेदी उपग्रह है, सुदूर संवेदी, ठीक है। कई सारे उपग्रह तो सुदूर संवेदी, और अभी हम बताते हैं आपको कितने टाइप के उपग्रह होते हैं, ठीक है। सुदूर संवेदी टाइप का ये उपग्रह है। इसका कार्य क्या होता है? दूर से जाकर धरातल पर उपस्थित खनिजों की जांच करना। मौसम संबंधी उपग्रह होते हैं, वो मौसम की जांच करते हैं। तो सुदूर संवेदी उपग्रह खनिजों की मेन जो फोकस रहेगा। भू सतह पर परिवर्तन की निगरानी करना, आपदा प्रबंधन, भूकंप, बाढ़, भूस्खलन को ध्यान देना, बायोमास और जंगल की निगरानी करना, समुद्र स्तर ग्लेशियर परिवर्तन का अध्ययन करना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो निसार उपग्रह का उद्देश्य भी आ सकता है, ठीक है ना। उद्देश्य आप देखिएगा यहाँ से रहेगा। रिविजिट पीरियड मतलब ये क्या है कि पृथ्वी की परिक्रमा का, वो पृथ्वी की परिक्रमा अपने कक्षा में करेगा तो पोलर ऑर्बिट में है, क्योंकि ये परिक्रमा करेगा तो या इस बिंदु से अगर चलता है दोबारा इस बिंदु पर आने में इसको 12 दिन लगेगा, ठीक है। 6 दिन के पार्ट में आएगा। मान लीजिए 6 दिन यहाँ तक आने में लगेगा, 6 दिन इधर, मतलब जाने में 6 दिन, आने में 6 दिन, टोटल 12 दिन का समय इसमें लगने वाला है। मिशन का जीवन क्या रहेगा? न्यूनतम 3 वर्ष इसको जीवन, मतलब अधिकतम इसको 5 वर्ष के लिए लॉन्च किया गया है, परंतु ये माना जा रहा मिनिमम 3 वर्ष तक तो ये चलेगा ही चलेगा। भारत के लिए महत्व क्या रहेगा? आपदा प्रबंधन। अब देखिए महत्व से ही, उद्देश्य से ही आप महत्व डिराइव कर सकते हैं। साथ में हम नासा के साथ ज्वाइंट मिशन किए हुए हैं, इससे फायदा भी होगा। यहाँ देखिए हमने उपग्रह की कुछ तस्वीर निकाली, ये नासा की वेबसाइट से है, तो आप इसमें समझिए। ये जो है एंटीना, जिसकी 12 मीटर रेडियस वाला हम एंटीना की बात कर रहे हैं, तो वो ये है जीपीएस एंटीना। इसमें लगता है कोई भूपग्रह रहता है इसी तरह के लगभग दिखते हैं। उसमें जायरोस्कोप लगा होता है, एंटीना लगा होता है। एंटीना ही रिसीवर और ट्रांसफर का काम करता है। कोई भी सिग्नल हमें भेजना है, एस एल क्यू का कई प्रकार के बैंड होते हैं। यस बैंड होता है, यल बैंड होता है, क्यू बैंड होता है, का बैंड होता है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए इन बैंडों को अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाता है, सैटेलाइट के साथ अटैच किया जाता है। डिप्लॉयड रडार एंटीना, मतलब ये देखिए आप, इसका स्ट्रक्चर पूरा दी गई। डिप्लॉयड सोलर एरे, मतलब सोलर किरणों से ये अपना चलेगा, सोलर सेल पे आधारित है। यहीं पे जो ये फीड आरएफ, एल बैंड और एस बैंड के बारे में दिया गया। यहाँ पे एल बैंड और एस बैंड रखा है। एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार इलेक्ट्रॉनिक, जो भी इसमें कुछ दिया गया है वो आप देखिएगा। ये कुछ हमने आपको दिखा दिया है। अब हम कहते सिंथेटिक अपर्चर रडार के बारे में हम बता रहे थे आपको। तो सिंथेटिक अपर्चर रडार होता क्या है? देखिए, यह एक माइक्रोवेव सिग्नल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुम्बकीय तरंग का प्रयोग करता है। क्या होता है कि जब यहाँ से पृथ्वी पर सिग्नल छोड़ा जाएगा, ठीक है, धरती पर सिग्नल जाएगा पृथ्वी पर, और ये विद्युत चुम्बकीय किरणें होती हैं, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय किरणें होती हैं। माइक्रोवेव सिग्नल में जो विद्युत चुम्बकीय किरणें होती है वो पृथ्वी पर, धरातल पर छोड़ी जाती है और फिर यहाँ से रिटर्न होंगी, और रिटर्न होकर जब वापस एंटीना पाएगी इससे सिग्नल रिसीव होता है। फिर पता चलता है कि कैसा वहाँ का, फिर यहीं से जो है हमको फिर ट्रांसफर किया जाता है हमारे जो धरातल कंप्यूटर। तो ये इतना डिटेल मत समझिए, आपकी जीएस क्लास नहीं चल रही है। टकरा कर लौटने वाली तरंगों को रिकॉर्ड करता है। साधारण रडार से अलग यह उपग्रह विमान की गति का इस्तेमाल करके बड़ी वर्चुअल एंटेना बनाता है, जिससे हाई रेजोल्यूशन इमेज मिलती है। बादल, बारिश, धुंध, हर समय, चाहे बादल हो, बारिश हो, कुछ भी हो, ये हर समय अपने ऑप्टिकल कैमरे की मदद से जो है वहाँ की इमेज स्पष्ट उपलब्ध कराता है। निसार मिशन में एस बैंड और यल बैंड जो लगे हुए हैं, यल बैंड और सिंथेटिक अपर्चर रडार, एस बैंड और यल बैंड के, ये क्या है? देखिए, यस बैंड जो है ये इसरो द्वारा डेवलप किया जाएगा और यल बैंड नासा द्वारा डेवलप किया जाएगा।
तो एस बैंड छोटी तरंग दैर्ध्य लगभग 8 से 12 सेंटीमीटर, एल एस यू का इतने जो है होते हैं बैंड। फ्रीक्वेंसी के आधार पर इनको बांटा जाता है, ठीक है। तो 8 से 15 सेंटीमीटर के लगभग ये तरंग दैर्ध्य होती, छोटी तरंगे होती, उनको एल एस बैंड द्वारा सबसे पहले, ये एस होता है स्मॉल और ये लॉन्ग होता है, एल जो है ये एल बैंड जो है नासा द्वारा मानते हैं। सतह के ऊपर की चीजें, पेड़ पौधे, इमारतें, मिट्टी की ऊपरी परतें, या इनको मापने के लिए किया था मैक्सिमम 2D इमेज के लिए यूज किया था। वही एल बैंड जो है लंबी तरंग दैर्ध्य होती है, धरती के अंदर गहराई तक, धरती के अंदर तक जाएगी, इसके अंदर नहीं, इसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, धरती के अंदर से जाएगी, वहां अंदर की मृदल करके आएगी, यहाँ हिमगलन या किसके लिए कौन सा प्रयोग होगा ये दिया गया है। आपका जो अगला टॉपिक है इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट IADT, ये क्यों किया गया? देखिए ये गगनयान जो हमारा मिशन है उसकी सफलता को, उसके लिए ये मिशन किया गया है या ये टेस्ट किया गया है। इसके तहत कई सारे टेस्ट हो रहे हैं। तो RLTD हम जाएंगे, उसके बाद वापस आके एक फ्लाइट को लैंड करवाना है। तो इसके माध्यम से क्या किया गया है, जो हमारा मॉड्यूल जाएगा इसको पैराशूट के माध्यम से उतारने की इसमें कोशिश की गई है। तो आयोजन की तिथि कब थी? 24 अगस्त 2025 को इसका आयोजन हुआ था। इसका इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट था। वही प्रमुख स्थान कहाँ पे हुआ था? चित्रदुर्ग कर्नाटक में, ठीक है ना। इसरो के कैलकेर परीक्षण केंद्र में DRDO और इंडियन एयरफोर्स की मदद से इसको किया गया था। इंडियन एयरफोर्स की मदद क्या ली गई थी? इंडियन एयरफोर्स चिनूक हेलीकॉप्टर है हमारा, चिनूक हेलीकॉप्टर से इसको 3 किलोमीटर की ऊंचाई से ड्रॉप किया गया था। फिर अलग अलग पैराशूट अलग अलग स्टेज पे खुल के इसको आराम से जो है लैंड करवाते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या? गगनयान मानव मिशन है कैप्सूल पैराशूट सिस्टम का परीक्षण करना, कैप्सूल की सुरक्षित लैंडिंग और रिकवरी मैकेनिज्म को चेक करना, इसका मेन उद्देश्य था। कैप्सूल मॉड्यूल क्या था? लगभग 4.3 टन वजनी क्रू मॉड्यूल मास सिम्युलेटर, ठीक है ना। ये जो मॉड्यूल भेजा गया था वो उसका नाम है 4.5 टन वजनी था। असली गगनयान क्रू मॉड्यूल के समान आकार भार वाली डमी मॉडल, उसी के समान आकार का था, वही नहीं गिरा दिया, उसका डमी मॉडल था। भार और लगभग आकार सेम था। कैसे छोड़ा गया? तो वही मैंने बताया अभी, इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा 3.6 किलोमीटर की ऊंचाई से इसको ड्रॉप कराया गया। और इससे पहले भी इसका टेस्ट हुआ। ये कई सारे ड्रॉप टेस्ट होते रहते हैं। इससे पहले जो हुआ था वो ग्लोब मास्टर 317 के द्वारा इससे पहले का टेस्ट करवाया गया था, चिनूक से हुआ था। लेकिन इस बार इसको चिनूक हेलीकॉप्टर करवाया गया। पैराशूट सिस्टम का पूरे सिस्टम में 12 पैराशूट रहेंगे। तो ये ड्रॉप टेस्ट करवाया गया क्रू मॉड्यूल का, जो ऊपर से ड्रॉप हो उसमें 12 लेयर के पैराशूट रहेंगे। पहले एक पैराशूट खुलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे अलग अलग समय पैराशूट खुलते हैं। तो मुख्य पैराशूट प्लस बैकअप पैराशूट इसमें शामिल थे। इसमें शामिल अपेक्स कवर सेपरेशन पैराशूट, पहला अपेक्स कवर सेपरेशन पैराशूट, दूसरा ड्रॉग पैराशूट, पायलट पैराशूट, मेन पैराशूट का जो बैच था वो 25 मीटर का था। संयुक्त एजेंसियां कौन कौन सी थी? इसमें इसरो थी, इसमें लॉन्च किया था DRDO काम क्या था? एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, ये इसने किया हुआ था। फिर मॉड्यूल का जो डेवलप किया था वो इसने किया था। भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स द्वारा हेलीकॉप्टर बारे में बताया हमने। गगनयान मिशन क्या है? यहाँ पे ये भी चर्चा करना इंपॉर्टेंट होता है। गगनयान मिशन के लिए टेस्ट किया गया था। तो गगनयान मिशन क्या हो जाता है? गगनयान जो मिशन हो जाता है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है गगनयान मिशन, जो हम चर्चा कर रहे हैं। एजेंसी क्या है इसकी? इसरो है। इसरो द्वारा गगनयान काफी पुराना टॉपिक है, इतनी ज्यादा हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं। लक्ष्य क्या? 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को 4 किलोमीटर निचली कक्षा में, जो गैलियो, ठीक है ना, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, इसके बाद आता है हायर अर्थ ऑर्बिट आता है, ठीक है। ऐसे इसको डिवाइड किया गया है। 400 किलोमीटर की निचली पृथ्वी कक्षा में इसको भेजा जाएगा। इसकी अवधि क्या रहेगी? लगभग 3 दिन कक्षा में, एक प्लस 1 दिन वापसी, 3 दिन वहां पे रहेगा स्पेस में। उसके बाद 1 दिन इसको वापसी समय लगेगा। क्रू मॉड्यूल क्या? सुरक्षित री एंट्री पैराशूट रिकवरी सिस्टम, ये जो हम सब टेस्ट कर रहे हैं क्रू मॉड्यूल के तहत, सुरक्षित री एंट्री हो जाए हमारे यहाँ पे। पैराशूट मॉड्यूल, पैराशूट कैसे स्पेस पे अलग अलग कैसे खुलेंगे। लॉन्च रॉकेट कौन सा रहेगा? GSLV Mark 3, GSLV, PSLV, ये सब हमारे यहाँ रॉकेट होते हैं। देखिए PSLV अगर देखा जाए तो मार्क 3 जो होता है, यहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन लगा होता है, और वहीं पे फिर मार्क 3 में 2 बूस्टर लगे हुए होते हैं। तो ये जो होता है ये सॉलिड होता है।
ये बूस्टर थी, ये दोनों जो है, जो मार्क 2 होता है इसमें ये 3 स्टेज होती है। यहाँ पे जो लास्ट वाली स्टेज है इसको साइड में लगा दिया था, थोड़ा पावरफुल होती है। इस दोनों में साइड में सॉलिड ईंधन होता है, इसमें लिक्विड ईंधन होता है और इसमें विकास इंजन का प्रयोग किया जाता है। विकास इंजन यहाँ पे सबसे जो टॉप लेवल होता है, वहां पे क्रायोजेनिक ईंधन का क्रायोजेनिक प्रयोग किया था। क्रायोजेनिक इंजन भी उसके लिए होता है, जिसमें जो है मतलब क्रायोजेनिक क्या तकनीक क्या है, निम्न तापमान पर फ्यूल को या गैस को द्रव्य में बदलना, ठीक है ना, वही होता है क्रायोजेनिक तकनीक होती है। ये कुछ तरह से मैंने बताया। वही हम पीएसएलवी की बात करें, पीएसएलवी में भी जो है विकास इंजन या पीएसएलवी एक्चुअली तो विकास इंजन का ही प्रयोग होता है, ठीक। वो आपको पता होना चाहिए। पीएसएलवी मार्क 1, पीएसएलवी एक्सेल जो आता है उसमें कौन सा होता है, या पीएसएलवी जो पहला फर्स्ट स्टेज होता है, सब में अलग अलग क्या होता है। एक बार देखिए हम आपको बता ही देते हैं इसका स्ट्रक्चर जो बनाकर कितना किसमें क्या। पीएसएलवी की पीएसएलवी पीएसएलवी एक्सेल जो होता है, इसमें साइड में 6 स्ट्रैप बूस्टर लगे होते हैं, 6 होते हैं। यहाँ पे पहला जो होता है सबसे ऊपर जो रहेगा वो कौन सा फ्यूल रहेगा, सबसे ऊपर। इसको 4 चरणों में डिवाइड किया है, इसमें 3 चरण, इसमें 4 चरण होते हैं। टोटल 4 स्टेज में होता है। 4 स्टेज में भी पहला चरण सबसे शक्तिशाली होता है, जिसमें सॉलिड ईंधन का प्रयोग किया जाता है। सबसे शक्तिशाली ये चरण होता है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो 4 चरणों वाला ईंधन है, जहाँ सबसे ज्यादा मेन क्वेश्चन आता है। उसके बाद इसमें जो बूस्टर लगे होते हैं, 6 स्ट्रैप लगे होते हैं एक्सल में। वही हम सीए में देखें तो सीए में देखा जाए तो कोई बूस्टर नहीं लगा होता, लेकिन पहला चरण जो है बहुत स्ट्रांग होता है। अगर तीनों का हम चलिए बनाते हैं, ऐसे है, अगर पहला चरण स्ट्रांग के लिए हम बना रहे हैं तो इसकी बात की जाए, ये भी जो है 4 चरण में होगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 में जो है तो 4 चरण रहेगा। पहला ये जो सबसे नीचे वाला रहेगा सबसे स्ट्रांग रहता है, जो दूसरा, तीसरा, चौथा। इसी प्रकार यहाँ बात क्या है, स्ट्रैप मोटर लगे हुए थे, बूस्टर लगे होते हैं, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा 4 स्टेज इसमें भी होती है। तो आप इसको जो है पता होना चाहिए। जीएस में यहाँ उतना डिटेल में क्या पढ़ाया आपको। टेस्टिंग अगर देखी जाए तो पैड एबॉर्ट टेस्ट का होता है, रॉक पैरासूट टेस्ट, और इसके अंतर्गत कौन कौन से टेस्ट किए जाएंगे। इसमें जो पैरासूट ये टेस्ट की हमने बात की, ये अभी टेस्ट जस्ट पहले हमने पढ़ा कि कौन सा टेस्ट किया गया था। इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, तो गगनयान लॉन्च करने से पहले कितने टेस्ट किए, पैड ड्रॉप टेस्ट, पैरासूट टेस्ट, इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट और क्रू स्केप टेस्ट। इतने टेस्ट किए जाएंगे गगनयान मिशन लॉन्च करने से पहले। इसका लक्ष्य क्या है, 2025 लेट 2025 दिसंबर 2025 तक इसका लक्ष्य रखा गया। हो सकता है 2026 की स्टार्टिंग तक भी चला जाए, लेकिन लक्ष्य जो रखा गया दिसंबर 2025 तक इसकी लक्ष्य रखा गया। विशेषता क्या है, भारत, अमेरिका, रूस, चीन के बाद मानव अंतरिक्ष भारत जो है चौथा देश बनेगा। सबसे पहले अमेरिका, रूस और चीन इससे पहले से जा चुके हैं, ये चौथा देश बनेगा अपना मानव युक्त मिशन लॉन्च करने वाला। एक और कलाम 1200, कलाम 1200 एक मोटर है, ठीक है ना, हैवी मोटर जो रॉकेट को लॉन्च करने के लिए यूज होता है। इसका टेस्ट का नाम क्या था, कलाम 1200 स्टैटिक फायर टेस्ट। तारीख क्या थी, 8 अगस्त 2025 को असम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में इसका टेस्ट हुआ था। इसका डेवलपर कौन है, स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। तो डेवलपर का नाम आ सकता है कलाम 1200। क्या है, सबसे पहले आएगा, ये एक प्रकार का मोटर है, क्या, रॉकेट के लिए मोटर, बहुत हैवी मोटर होते हैं, वो कलाम 1200 है। इसको डेवलप कौन किया, स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, एक प्राइवेट कंपनी ने इसको डेवलप किया है। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में कि इसरो ने नहीं डेवलप किया है। तो उसके लिए आप देखिएगा इसका उपयोग देखिए तो विक्रम-1 लॉन्च व्हीकल का पहला चरण, विक्रम-1 एक लॉन्च व्हीकल हम डेवलप कर रहे हैं, उसके पहले चरण में कलाम 1200 मोटर का उपयोग किया जाएगा। मोटर का प्रकार क्या रहेगा, सॉलिड रॉकेट मोटर रहेगा, सॉलिड ईंधन युक्त मोटर रहेगा। ये कलाम 1200 है, ये सॉलिड ईंधन युक्त मोटर है, ये भी ध्यान रखिएगा। आयाम क्या है इसका, इसकी लंबाई 11 मीटर है और व्यास 1.7 मीटर है। प्रोपेलेंट वजन क्या है, लगभग 30 टन है इसका। और बर्न समय कितनी देर तक ये जलेगा, 110 सेकंड तक ये जलेगा, इतनी देर तक ये थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा और रॉकेट को लॉन्च करवाएगा।
इसरो की भूमिका क्या होती है इसमें, इसरो क्या कर रहा होगा इसमें कलाम 1200 के डेवलपमेंट में का, ये टेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और निगरानी प्रदान करेगा। डेवलप किसने नहीं किया, डेवलप ने किया स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने, लेकिन इसरो ने अपना देखिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र दिया जो है श्रीहरिकोटा स्थित, वहां से इसने किया, तो इसमें कहीं ना कहीं टेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाए, साथ में निगरानी करेगा कि गड़बड़ी ना हो जाए। इसका महत्व क्या है, ये पहला टेस्ट है भारत में प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च क्षमता के लिए, माइलस्टोन ये साबित होगा। तो प्राइवेट उपग्रह जो लॉन्च किए जाएंगे उनके लिए माइलस्टोन कहीं ना कहीं साबित होगा। भविष्य योजना विक्रम उनकी मेडन ऑर्बिटल लॉन्च आने वाले महीनों में, मतलब ये आने वाले महीनों में एक योजना लॉन्च हुई, इस बारे में बताया जा रहा है। विक्रम वन क्या है, विक्रम वन की चर्चा की जा रही है। विक्रम वन एक व्हीकल है, विक्रम वन लॉन्च व्हीकल, जैसे हमारा PSLV GSLV है, वैसे एक और लॉन्च व्हीकल हम निर्माण कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी द्वारा स्काई रूट द्वारा निर्माण किया जा रहा है इसको। इसका प्रकार क्या है, स्मॉल लिफ्ट 3 स्टेज ऑर्बिटर लॉन्च व्हीकल होगा, 3 स्टेज में होगा। हमने देखा PSLV 4 चरण में होता है, वहीं GSLV 3 चरण में होता है, जिसमें क्रायोजेनिक, एक विकास इंजन और जो है एक सॉलिड फ्यूल इंजन सबसे लास्ट में जो होता है। वही लॉन्च पेलोड क्षमता इसकी क्या होती है, करीब 290 किलोग्राम तक ही ये ले जा सकता है, और लियो नियर अर्थ ऑर्बिट में ये ले जा पाएगा। हम अगर चर्चा करें लियो क्या होता है, तो अगर दिखाए लियो और नियर अर्थ ऑर्बिट, लोअर अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और हायर अर्थ ऑर्बिट, ये 3 अर्थ ऑर्बिट होती है। अगर इनका देखा जाए तो एक होती है ये हो गया 200 किलोमीटर तक, 200 से 2000 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। इसकी 2000 से ऊपर होती है ऊंचाई, करीब करीब 3000 या 3600 के आसपास होना चाहिए इसका। तो देखते हैं 2000 से 20000 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है, 2000 से 20000 तक इसकी ऊंचाई होती है। और इसकी जो है 20000 से 36000 से ऊपर हायर अर्थ ऑर्बिट की ऊंचाई होती है। इसके बाद सिंक्रोनस ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट, ये सब ऑर्बिट आते हैं जो आप GS में पढ़े होंगे। इसके मुख्य चरण कितने चरण में विक्रम वन जो बन रहा है, इसमें क्या है 3 स्टेज रहेगा। एक ऑर्बिट लॉन्च व्हीकल रहेगी, इसमें 3 स्टेज रहेंगे। फर्स्ट स्टेज में कलाम 1200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर लगाया जाएगा, जिसकी अभी हमने चर्चा की जो करंट में चर्चा में, तो कलाम 1200 का सॉलिड रॉकेट इसका टेस्ट हो चुका है। वही सेकंड स्टेज में जो प्रयोग होगा वो कलाम 5 लिक्विड रॉकेट इंजन रहेगा। पहला कौन सा, सॉलिड, जिसकी भी हमने चर्चा की, दूसरा लिक्विड रहेगा। थर्ड स्टेज पे अपर स्टेज, ये पेलोड इंस्ट्रक्शन के लिए सबसे ऊपर लास्ट वाला स्टेज रहेगा। प्रथम लॉन्च इसका जो किया जाएगा नियोजित 2025-26 में कलाम 1200 टेस्ट के बाद इसका किया जाएगा। महत्व क्या रहेगा, भारत की पहली निजी ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है, पूर्ण रूप से प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित की गई है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा, कम लागत में छोटे उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना या लॉन्च करना। भविष्य की संभावना, इंडिया ग्रोइंग प्राइवेट स्पेस एक्सियोम 4 मिशन या एक्सियोम मिशन 4 काफी इंपॉर्टेंट मिशन है। इसको क्वेश्चन आने के चांसेस है। ऑपरेटर कौन रहेगा, एक्सियोम स्पेस, USA की एक संस्था है एक्सियोम स्पेस, इसका ऑपरेटर है। लॉन्च वाहन स्पेस एक्ट इलॉन मस्क की एक प्राइवेट कंपनी है, उसको समझ रहे होंगे आप। फॉल्कन 9 जो उनका जो रॉकेट था, लॉन्च व्हीकल जिसका नाम फॉल्कन 9 था, इससे क्रू ड्रैगन ग्रेस क्या होता है अभी हम देखते हैं इसको। लॉन्च तिथि क्या थी, 25 जून 2025 थी। इसकी लॉन्च स्थल क्या था, कैनेडी स्पेस सेंटर। उसके बाद क्रू सदस्य को 4 सदस्य उसमें गए थे। 4 सदस्य कौन कौन से थे, कमांडर पेगी विस्टन USA के थे, पायलट शुभांशु शुक्ला, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये इंडिया के थे। दूसरे थे मिशन स्पेशलिस्ट स्लावोज जेनेंस्की, ये कहा थे पोलैंड के थे। और जो चौथे थे टाइबर कापू थे, ये हंगरी के थे। तो 4 लोग गए हुए थे, कौन, USA, इंडिया, पोलैंड और हंगरी के गए हुए थे। यहाँ पे आप शुभांशु शुक्ला याद रखिएगा, इंडिया इसरो से इसमें गए हुए थे, इसलिए एक्सियोम मिशन हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। भारत से जुड़े तथ्य क्या है, शुभांकर शुक्ला वहां पे गए हुए थे पायलट के रूप में। लक्ष्य क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का डेवलपमेंट करें। एक्सियोम 4 मिशन का लक्ष्य क्या है कि हम जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन डेवलप करेंगे। स्टे अवधि लगभग ये लोग 18 दिन तक वहां पे रुके हुए थे। रिटर्न स्थान कहाँ पे ये आके जो वापस जो लैंडिंग कराया है, लैंडिंग कहाँ पे हुई है, ये पैसिफिक ओशियन में 15 जुलाई को उनकी लैंडिंग हुई। इसका महत्व क्या है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का उदाहरण, क्योंकि हमारे शुभांशु शुक्ला जी गए हुए थे, भारत ने भी इसमें सहयोग दिया। और कहीं ना कहीं गगनयान जैसे मिशन में या भविष्य में अंतरिक्ष प्रयोगशाला भारत भी लॉन्च करना चाहेगा। उसके लिए शुभांकर शुक्ला का जो है अनुभव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। शुभांकर नहीं, शुभांशु शुक्ला है।
क्रू ड्रैगन हमने चर्चा की ना, देखिए यहाँ पर चर्चा हमने की थी कि फॉल्कन 9 द्वारा क्रू ड्रैगन ग्रेस, जिसका नाम ग्रेस है, वो भी यहाँ पे लॉन्च करने के लिए यूज हुआ था। परिभाषा क्या है क्रू ड्रैगन, क्या होता है? क्रू ड्रैगन ड्रैगन टू स्पेस द्वारा विकसित एक ह्यूमन डेटेड स्पेस क्राफ्ट है। फॉल्कन 9 भी लॉन्च व्हीकल है, लॉन्च व्हीकल के ऊपर एक स्पेस क्राफ्ट भी है जो वहां पे परिक्रमण करेगा, फिर वापस आके लैंड करेगा, उसके लिए ये है क्रू ड्रैगन, उसको कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ले जाना और सुरक्षित उनकी वापसी करवाना। डेवलपर कौन है? स्पेस एक्स। फिर भी स्पेस एक्स, देखिए नासा नहीं, स्पेस एक्स है, यूएसए की। प्रथम उड़ान इसने जो बढ़ी थी डेमो 1 मिशन मार्च 2019 में इसने अपना डेमो दिया था। पेलोड क्षमता अधिकतम 7 एस्ट्रोनॉट को ले जा सकती है या फिर निश्चित प्लस कार्गो क्रू को भी ले जा सकती है। विशेषता क्या है इसकी? फुली ऑटोमेटेड डॉकिंग कैपेबिलिटी है। और देखिए आप ये समझिए ना कि अगर यहाँ पे रॉकेट लेके जा रहा है, रॉकेट ने जो है क्रू ड्रैगन को जो है स्पेस में छोड़ दिया, फिर वो जाके अंतरिक्ष स्टेशन से अटैच होगा, फिर वहां से डीअटैच होकर और यहाँ पे लैंड करेगा। तो मिला के वही है क्रू ड्रैगन। फुली ऑटोनॉमस डॉकिंग कैपेबिलिटी इसमें होती है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम इसके अंतर्गत होता है और रियूजेबल स्पेसक्राफ्ट RLV TD हम जो है RLV है ना अपने रीज लॉन्च व्हीकल, उसका भी डेवलपमेंट भारत जो है उसके लिए जोरों शोरों से लगा हुआ है। ठीक है, महत्व उसका क्या है? नासा और प्राइवेट स्पेस फ्लाइट में बड़ा कदम है। ISS क्रू ट्रांसपोर्ट में प्रमुख है। ये अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में हमको टूरिज्म को बढ़ाना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये मील का पत्थर साबित होगा हमारे लिए। अगला जो है चंद्रयान 5 या लूपेक्स मिशन, फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चंद्रयान 5 या लूपेक्स मिशन, ठीक है नाम लूपेक्स मिशन है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन इसका फुल फॉर्म होगा। नाम क्या है? चंद्रयान 5, जिसे लूपेक्स वही हमने बताया लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन भी कहते हैं। संयुक्त मिशन इसरो और जापान की जो स्पेस एजेंसी है वो है जाक्सा, ठीक है ना। जाक्सा और भारत इसरो द्वारा इसको संयुक्त रूप से डेवलप किया जाएगा। साथ में ईएसए और नासा कुछ पेलोड देंगे, कुछ यहाँ पे जो है पेलोड हमको वो भी प्रोवाइड करवाएंगे। फिर स्वीकृति क्या है? भारत सरकार ने वित्तीय मंजूरी दी है। 10 मार्च 2025 को फंड मिला है। उद्देश्य क्या? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव खासकर परमानेंटली शैडो रीजन में पानी, आइस और पदार्थों की खोज करना। सतही और भूमिगत पदार्थ जो वहां पे रहेंगे चंद्रमा की सतह पर दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर जो सब रहेंगे उनकी खोज करना इसका है। रॉकेट नाम से आप पता कर सकते हैं कि इसका कार्य क्या रहेगा। लूनर मतलब मून हो जाता है, चंद्रमा हो जाता है। पोलर मतलब ध्रुव हो जाएगा, ध्रुव कौन सा? दक्षिणी ध्रुव की बात हो रही है। एक्सप्लोरेशन मतलब उसको एक्सप्लोर करना, तो नाम से इसका। भार या आकार क्या होगा? कुल पेलोड लगभग 6.5 टन होगा। रोवर करीब, लैंडर और रोवर होते हैं, विक्रम लैंडर और रोवर की बात की गई थी वहां पे, वैसे यहाँ भी रोवर एक रहेगा और एक लैंडर रहेगा जो लैंड करेगा, ठीक है ना। ये तो क्या रोवर क्या रहेगा? इसमें जो है जापान द्वारा बनाया जाएगा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जैसे स्पेक्ट्रोमीटर, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार, ड्रिल आदि साथ होंगे इसके। तो ये रोवर रहेगा, लैंड करेगा, लैंडर के अंदर एक बॉक्स लैंड करेगा चंद्रमा की सतह पर। ये डिब्बा खुलेगा, आप वीडियो देखोगे, डिब्बे से एक रोवर निकलेगा। वो रोवर के अंदर क्या रहेगा? ड्रिल करने का सिस्टम रहेगा, सब कुछ के अंदर रहेगा। लॉन्च की अनुमति की अवधि 2027 तक इसका लक्ष्य रखा गया है इसको लॉन्च करने का। कार्य अवधि क्या रहेगी? रोवर लगभग 100 दिनों तक सतही ऑपरेशन करेगा। मिशन कुछ हद तक बढ़ाया जा सकता है, 100 दिन या उससे अधिक तक भी रह सकता है। तो आप देखिए लूपेक्स जो मिशन है या इसको चंद्रयान 5 मिशन भी कहा जा रहा है। तो ये दो अभी इसको लॉन्च नहीं किया जा रहा है 27-28 में, लेकिन अभी के वित्त बजट में इसको फंड प्रोवाइड करवाया गया, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला जो चंद्रयान मिशन क्या था? चंद्रयान काफी पुराना मिशन है, काफी चर्चा में रहा है। चंद्रयान चंद्रमा की यात्रा करना भारत का चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम में प्रथम मिशन जो है 2008 में चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था। भारत का पहला चंद्र मिशन था। चंद्रमा पर जल की खोज का श्रेय इसको जाता है चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान 2 जो है 2019 में लॉन्च किया गया था। 3 2023 में। 2019 वाला ऑर्बिटर लैंडर विक्रम था और रोवर प्रज्ञान था। लैंडर क्रैश हुआ था 2019 में, काफी ज्यादा चर्चा में रहा था। वही चंद्रयान 3 सफल सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। और चंद्रयान 4 अभी भविष्य में लॉन्च किया जाएगा और चंद्रयान 5 भी जो है भविष्य में लॉन्च किया जाएगा। इसके महत्व क्या होंगे? भारत जो है चौथा देश बन जाएगा चंद्रमा पे लैंड करने वाला। और सॉफ्ट लैंडिंग तो भारत में दक्षिण ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन गया है इससे चंद्रयान 3 मिशन के द्वारा। अगला जो हमारा है GSLV F-15 MVS सॉरी NVS-02 मिशन। ये एक अगला मिशन आपका जो है इसके बारे में समझते हैं। इस मिशन का नाम क्या है? GSLV F-15 क्या है?
फंक्शनल 15 उड़ान है GSLV की, ठीक है। NVS-02 भारतीय नाविक उपग्रह है, प्रक्षेपण तिथि 29 जनवरी 2025 को किया गया था इसका प्रक्षेपण स्थल तक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया गया था। जितने भी देखिए GSLV PSLV जितने लॉन्च किए जाएंगे मैं सब लगभग श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए जाएंगे। रॉकेट का प्रकार क्या है? GSLV मार्क 2, मार्क 2 का प्रयोग हो रहा है, मार्क 3 नहीं, मार्क 2 यहाँ पे यूज किया जाएगा। MK2 विशेषता है ये श्रीहरिकोटा से 100वां प्रक्षेपण था। उपग्रह क्या NVS-02 चंद्रमा द्रव्यमान लगभग 2250 किलोग्राम था। NVS-02 है क्या? नाविक हमारा एक मिशन चलाया गया था ना, तो नाविक एक हमारा मिशन चलाया गया था। ये मिशन क्या था कि हमें जो है नौवहन प्रणाली, जैसे अपना GPS ग्लोनास जैसे है, वैसे भारत का भी अपनी नौवहन प्रणाली, इसके लिए नाविक मिशन लॉन्च किया गया था। नाविक का जो फुल फॉर्म नेविगेशन विद इंडियन कंस्टलेशन, पूरा नाम क्या? नाविक विद इंडियन कंस्टलेशन, इसका इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। 7 उपग्रह इसके तहत लॉन्च किए जाने थे। ये जो हमारा अभी का है NVS-02, ये फर्स्ट के आई थिंक है, फर्स्ट के मिशन है, मतलब कि फर्स्ट के इस पे सीरीज है। ABCD ऐसे करके जो है CDEFGH, ये जो है 5 2 7 इतने स्टार्टिंग में डाले लॉन्च किए गए थे, परंतु फिर उसके बाद I किया गया, J किया गया, अब ये K किया जा रहा है। ये लेकिन सफल नहीं हो पाया था कुछ कारणों पर, अभी देखते हैं हम। तो नाविक के तहत 7 उपग्रह टोटल लॉन्च किए जाने थे 1500 किलोमीटर के रेंज तक। स्टार के कई देश इसके भाग है, उनको भी जो है इनकी क्षमता प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसमें भी जो है उनको ये 2 तरह की सेवाएं देगा, मानव स्थित सेवा और प्रतिबंधित सेवाएं, जो सिर्फ सुरक्षा सैन्य उपयोग के लिए रहेगी। तो मानव स्थित सेवा ये 4 कंट्री के लिए भी प्रोवाइड करवाएगा। इसकी सटीकता क्या? भारत के भीतर लगभग 20 मीटर तक की स्थिति बताने में सक्षम है। इसमें S बैंड और L बैंड, मैंने चर्चा की S बैंड और L बैंड, तो S बैंड और L बैंड के बारे में हम आपको जो है देखते हैं। देखिए बैंड क्या है, बैंड का बैंड, ये सबकी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी के आधार पर पहला देखा जाए तो 2 से 4 हर्ट्ज तक, गीगा हर्ट्ज से 4 से 8 होता है। ये जो है 12 गीगा हर्ट्ज पे होता है, और वहीं पे जो है 12 से 18 होता है, और 26.5 से 40 होता है। 12 से 18 होता है, 26.5 से 40 गीगा। ये इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। इसी आधार पर बैंड को दिया जाता है कि वो कनेक्शन आप लोग पृथ्वी से कर पाएंगे। इतने प्रकार के बैंड होते हैं। मानक स्थिति क्या है? SPS मानक के रूप में, मतलब हम लोग जो निःशुल्क सेवाएं प्रोवाइड किया जाए वो प्रतिबंधित सेवाएं। ये सटीकता भारत के भीतर लगभग हमने चर्चा करी ली, S बैंड और L बैंड का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद क्या है NVS-02 बैंड द्वारा, देखिए ये जो नया मिशन लॉन्च किया गया था, इसको L1 बैंड भी जोड़ा गया, इसके माध्यम से इसका उपयोग मोबाइल वो आप देखिएगा। तो यहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे कि विशेषता क्या है, इसका 100वां संस्करण था। इसका श्रीहरिकोटा से 100वां प्रक्षेपण किया गया था। 100वां प्रक्षेपण का GSLV F-15 का प्रक्षेपण किया गया 100वें संस्करण में। NVS-02 मिशन इसके तहत था। कक्षा क्या थी, कहाँ पे? प्रारंभ में भू समकालीन स्थानांतरण कक्षा में स्थापित करना इसका उद्देश्य था। लक्ष्य स्थान का भू स्थिर कक्षा लगभग 111.75 डिग्री ईस्ट देशांतर पे इसको जो है स्थापित करना था। इसका उद्देश्य क्या था? नाविक जो हमारा नाविक चल रही है प्रणाली, उसके तहत इसको सुदृढ़ करना, या कोई पुराना एक्सपायर हो गया वो कम होगा उसकी जगह पे इसको लाया गया था। वाहन द्रव्यमान को 420 टन, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। देखते हैं तकनीकी समस्या क्या है। ऑर्बिटर बढ़ाने की प्रक्रिया में ये लॉन्च तो सफल पूर्वक हो गया था। जो हमारा लॉन्च व्हीकल था इसने लॉन्च तो कर दिया था, परंतु क्या होता है जब भी कोई व्हीकल लॉन्च होती है ना, हमने अंतरिक्ष में ले जाके यहाँ लॉन्च कर दिया, फिर क्योंकि स्पेस में जो है गुरुत्वाकर्षण का बल कम हो जाता है, तो
उपग्रह धीरे 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 वृत्ताकार पथ में गति करते 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 अपने स्थान पर पहुंचता है। फिर एक स्थान जहाँ पहुंचता है वहां से वो उसका चक्कर लगाना शुरू करता है। लेकिन जब हम यहाँ पे इसको एक से दूसरे तीसरे में हस्तांतरण कर रहे थे, उस बीच में ये फेल हो गया, हस्तांतरण सही से हो नहीं पाया, जिसकी वजह से तो जो हमारा लॉन्च व्हीकल था उसने सफल किया है, परंतु जो वो जब पहुंचा है उपग्रह वो सही से कार्य नहीं कर पाया। तो उपग्रह लक्ष्य कक्षा तक नहीं पहुंच सका है। क्यों नहीं पहुंच सका? ऑक्सीडाइजर जो था वाल्व न खुलने के कारण मुख्य इंजन चालू नहीं हो पाया है। जांच समिति ने इसकी विफलता की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष पूर्व इसरो अध्यक्ष एएस किरण कुमार रहेंगे। अन्य प्रणाली उपग्रह से संबंधित अन्य प्रणालियां जो है नाविक व्यवस्था का आधुनिकीकरण करना, भारत में स्वदेशी तकनीक, अन्य प्रणालियां कौन कौन, जैसे आपका ग्लोनास है, जीपीएस है। तो आप देखिए किसी कंट्री के, तो जीएस का टॉपिक है आपका, वहाँ आप देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने दिया हुआ है जीपीएस अमेरिका का, ग्लोनास रूस का, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का है, बाइडू चीन का है और QZSS जापान का है। इसी तरह नाविक भी अपना है। अगला जो आपका टॉपिक है स्पॉट, भारत का पहला घरेलू वाणिज्यिक स्पेस ऑब्जर्विंग सैटेलाइट। स्पेस में जो डेब्रीज होते हैं, जो कचरे होते हैं, जो इस समय काफी ज्यादा मुद्दा भी है इनका और काफी ज्यादा चर्चा का विषय भी रहे हैं कि स्पेस में एक कई सारी थियरी दी जाती है कि लेयर बना लेंगे फिर हम कोई सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर पाएंगे, किरणें जो है सूर्य की सतह तक नहीं अच्छे से पहुंच पाएंगी, तो वो पृथ्वी के लिए हानिकारक है। उसी से संबंधित है जितने डेब्रीज है, जितने उपग्रह हैं स्पेस में चल रहे हैं, उनकी निगरानी करना कि वो कैसे कार्य कर रहे हैं, क्या कार्य नहीं कर रहे हैं, उसके लिए ये सैटेलाइट लॉन्च की गई। इसका नाम क्या है? स्पॉट, स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, इसका पूरा नाम है। ऑपरेटर डेवलपर इसका कौन है? दिगंतारा, भारतीय स्टार्टअप एक है, दिगंतारा नाम का भारतीय स्टार्टअप है, उसने ये सैटेलाइट लॉन्च की है। लॉन्च तिथि क्या है? 14 जनवरी 2025 को ट्रांसपोर्टर 12 वाणिज्यिक राइड शेयर पर वाहन लॉन्च किया था स्पेस एक्स द्वारा। ये भारत द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है, ये भारत का स्टार्टअप दिगंतारा है। इसका लॉन्च कौन कर रहा है? दिगंतारा है, तो भारत का स्टार्टअप इसको लॉन्च कर रहा है, स्पेस एक्स लॉन्च कर रहा है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या? लो अर्थ ऑर्बिट में चल रही वस्तुओं या छोटे टुकड़ों को मॉनिटर करना। मैंने पहले बताया। क्षमता क्या है? छोटे छोटे ऑब्जेक्ट, लगभग 5 सेंटीमीटर तक के छोटे ऑब्जेक्ट को भी ये ट्रैक कर सकता है। इसकी कक्षा कार्य कहाँ रहेगा? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में रहेगा, लियो नियर ऑर्बिट में रहेगा। देखिए वाणिज्यिक बात क्या है? ये भारत का पहला घरेलू वाणिज्यिक सैटेलाइट रहेगा। भारत हेतु उपयोगिता क्या है? टक्कर, जोखिम कम करना, टकराव चेतावनी, मिशन नियोजन। जब ये सब हमको मिल जाएगा तो आराम से सैटेलाइट लॉन्च करने पे जो टक्कर हो सकती है उससे बच सकते हैं। PSLV 360 स्पेस एक्स मिशन है। PSLV 360 स्पेडेक्स मिशन है। स्पेडेक्स मिशन है, ये PSLV 360 द्वारा लॉन्च किया गया है। मिशन का नाम है PSLV 360 स्पेडेक्स मिशन स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। लॉन्च वाहन PSLV 360 द्वारा लॉन्च किया गया है। PSLV बारे में मैंने बताया, PSLV क्या है? लॉन्च व्हीकल 4 चरणों वाला है। इसरो का 62वां PSLV मिशन ये रहा है। लॉन्च तिथि और समय 30 दिसंबर 2024 सुबह 6 बजे इसको लॉन्च किया गया है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से मैंने बताया कि इसरो या PSLV या GSLV जो भी लॉन्च होंगे वो इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होंगे, श्रीहरिकोटा से। मिशन उद्देश्य अंतरिक्ष में स्वचालित रेडोजोवस और डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन, भविष्य में इन ऑर्बिट सर्विसिंग, स्पेस स्टेशन डॉकिंग और चंद्रयान मंगलयान जैसे मिशनों को प्राविधिक आधार तैयार करना। पेलोड इसमें क्या है? 2 छोटे उपग्रह रहेंगे। इसके तहत जो स्पेडेक्स में 2 उपग्रह भेजे गए हैं। SDX-01 ये तेजर रहेगा, SDX-02 टारगेट रहेगा। दोनों लगभग समान आकार के, लगभग 220 किलो के इनका वेट रहेगा। तकनीकी का प्रयोग जो इसमें किया जाएगा, लेजर रेंज फाइंडर इसमें यूज किया जाएगा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर यूज किया जाएगा, इमेजिंग सेंसर यूज किया जाएगा। इतने सेंसर इसमें यूज किए जाएंगे। ऑर्बिट कक्षा लगभग जो है ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में रहेगा। 470 हमने अगर बताया है, इसके लिए कौन सा रहेगा? हमने सबसे पहले लियो बताया, उसके बाद लियो बताया। लियो के अंतर्गत ये आएगा, लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट के अंतर्गत ये आएगा। ऑर्बिट जोड़ने की प्रक्रिया क्या रहेगी? SDX-01 और SDX-02 के करीब जाकर डॉकिंग ऑपरेशन किया जाएगा। डॉकिंग में सफल परीक्षण अंतरिक्ष में भविष्य में मिशनों के। डॉकिंग क्या होता है? जुड़ना।
डॉकिंग के माध्यम से देखिए रिफ्यूलिंग भी की जा रही है। एयरक्राफ्ट की जो फाइटर जेट होते हैं उनमें रिफ्यूलिंग के लिए डॉकिंग जैसे शब्द का यूज किया था। डॉकिंग क्या होता है, जुड़ना जाके किसी से। अब किससे, जैसे अंतरिक्ष स्टेशन हमने डेवलप किया, वहां पे कुछ भेजना है। अंतरिक्ष स्टेशन क्या होता है, एक बॉक्स होता है, ठीक है ना, ये हमने बॉक्स अंतरिक्ष में डेवलप किया। अब यहाँ पे किसी को अगर भेजना है ना, तो वो जाके अगर यहाँ से एक मान लीजिए फ्लाइट जाती है, ये फ्लाइट जाके इससे जुड़ जाएगी। इसमें से लोग जो भी अंतरिक्ष यात्री रहेंगे उतरे, अपना अंतरिक्ष स्टेशन में घूमे टहले, उसके बाद फिर से डॉकिंग के माध्यम से इससे जुड़ा। इस जुड़ने की प्रक्रिया को भी डॉकिंग कहते हैं। इसमें जुड़ने के बाद फिर से वो लैंड पे वापस आएगा, तो डॉकिंग के लिए बनाया गया है। अन्य कार्य क्या रहेंगे डॉकिंग के बाद, पावर ट्रांसफर, परीक्षण और प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशन। डॉकिंग के बाद जो पावर ट्रांसफर करना है, मान लीजिए उसमें अंतरिक्ष में पावर देना है, उसके लिए रहेगा। लॉन्च साथ अतिरिक्त पेलोड पीएसएलवी, मतलब इसके साथ और कुछ भेजा गया है। पीएसएलवी की विशेषता क्या है, इसरो का लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूसली फ्लाई पीएसएलवी मिशन था, अत्यधिक सटीकता वाला मिशन था। ये तकनीकी महत्व क्या रहा, कि मिशन भारत के अंतरिक्ष में फ्यूचर में अंतरिक्ष में हम स्टेशन बनाएंगे, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। पीएसएलवी 359 प्रोबा 3 मिशन, ठीक है, प्रोबा 3 मिशन के बारे में चर्चा हो रही। मिशन का नाम क्या था, पीएसएलवी 359 प्रोबा 3 मिशन, 5 दिसंबर 2024 को पीएसएलवी एक्सेल द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें 6 बूस्टर रहेंगे हमारे पहले ही स्टेज में। प्रक्षेपण स्तर सतीश धवन, पेलोड 2 उपग्रह इसमें रहेंगे, क्रोनोग्राफ स्पेस क्राफ्ट प्लस क्या था ऑकल्टर स्पेस क्राफ्ट। जो इसमें मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, कृत्रिम सूर्य ग्रहण द्वारा सूर्य के बाहरी वायुमंडल का अध्ययन करना। प्रोबा क्या है, प्रोबा मिशन जितने होंगे सब सूर्य संबंधित ही होंगे, ये तो आपको पता होगा ना। तकनीकी क्या रहेगी, अत्यधिक सटीक फॉर्मेशन फ्लाइंग 150 मीटर दूरी तक वो जो है फ्लाई कर सकता। कक्षा जो है हाई एलिप्टिकल ऑर्बिट। मिशन अवधि क्या रहेगी, 2 वर्ष रहेगी। महत्व क्या, कोरोना हीटिंग, सूर्य का परिक्रमण रहेगा, सूर्य संबंधित सारी जो है। प्रोबा जहां पर यूज है सूर्य संबंधित ही है। अब पीएसएलवी के बारे में देखिए, हमने पहले लेवल में चर्चा कर चुके हैं, कितने इसके अंतर्गत होते हैं। पीएसएलवी सी, पीएसएलवी जी, एक्सएल, क्यूडी, क्यूएल और डीएल। इसमें क्या रहता है, एक्सटेंडेड, इसमें 6 बूस्टर लगे होते हैं, इसमें 4 स्ट्रेप ऑन लगे होते हैं, इसमें 2 स्ट्रेप ऑन लगे होते हैं, यही अंतर है थोड़ा सा। कक्षाएं कितने, कौन सा कक्षा जाएगा, लियो, एसईओ, जीटीओ तक पेलोड पहुंचाने में सक्षम है। सबसे ज्यादा सफल पूरा विश्व में देखा जाए तो लॉन्च व्हीकल अगर कोई रहा है वो पीएसएलवी। पीएसएलवी से अच्छा कोई व्हीकल अब तक नहीं बना है। इसकी जल्दी कोई उड़ान असफल होती है, मतलब पीएसएलवी असफल होता ही नहीं है, इतना सटीक है ये, ठीक है ना। एक तरह से कहा जाए तो ये शब्द वेदी बाण है, जहाँ एक बार छूटा तो वो अपने टारगेट तक जरूर पहुंचता है। आयाम एवं द्रव्यमान है, ऊंचाई लगभग 44 मीटर, इसकी होती है। लिफ्ट ऑफ मास लगभग 320 टन, एक्सेल वेरिएंट का है। लॉन्च स्थल क्या, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का मुख्य उपलब्धियां क्या है, चंद्रयान 1 मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन, आदित्य 11 मिशन, पीएसएलवी 37 ये सब मिशन। विश्वसनीयता क्या है, इसरो का अत्यंत भरोसेमंद कार्यवाहक 60+, मैंने जैसा बताया आपको वाणिज्यिक भूमिका। तो पीएसएलवी के बारे में आप वैसे भी क्लास में, जीएस क्लास में आप पढ़ते ही होंगे। चलिए, ये तो हमने पीपीटी के माध्यम से इंपॉर्टेंट पॉइंट था स्पेस तक में, वो हमने आपको बता दिया। अब हमें जो देखना है वो हम देखते हैं जो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर जो है इम्पोर्टेंट है भी तो उनसे बहुत ज्यादा समझाने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, देख के अपना जो है नोट्स से ही चर्चा कर लेंगे। जो मतलब अपना ई दृष्टि की मैगजीन है उसमें जो कुछ दिया गया है उसकी चर्चा इसकी हो जाएगी। तो खगोलीय गतिविधियों में लगभग टॉपिक हमने कवर कर दिया है। कुछ टॉपिक जो छूटे हुए हैं, अंतर तारकीय धूमकेतु 3I एटलस। 3I एटलस एक दुर्लभ अंतर तारकीय धूमकेतु है जिसकी खोज 1 जुलाई 2025 को नासा द्वारा वित्तपोषित चिली में स्थित रियो हुतार्दो स्थित एटलस खगोलीय सर्वेक्षण टेलीस्कोप ने की थी। एटलस द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये तीसरा है धूमकेतु, इसलिए इसको 3I कह दिया गया है। तो मतलब एटलस द्वारा खोजा गया तीसरा, इसलिए 3I कह दिया जा रहा है।
ये लगभग पृथ्वी से 3 अरब वर्ष पुराना इसको माना जा रहा है 3I एटलस को, जो नया धूमकेतु खोजा गया है। आपका चुका है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इसरो का रॉकेट परीक्षण किया गया है। इसको देखते हैं 14 से 15 जून को कुशीनगर में अपने यूपी हुआ है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्यों किया गया, क्या था, बच्चों को जागरूक करने के लिए किया गया था। कुशीनगर में संपन्न यह मॉडल रॉकेट इन स्पेस मॉडल रॉकेटरी कैंसेट इंडिया स्टूडेंट प्रतियोगिता 2024-25 के अंतर्गत आयोजित किए गए थे। इन स्पेस क्या है, अपनी एक जो है स्वायत्त निकाय है जैसे इसरो है, उसी तरीके से ये क्या करेगा, वाटर की जो है व्यापार संबंधित लॉन्च करने रहेंगे, वो तो करेगा अलग नहीं देते। आप स्पेस के बारे में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे फिर की बात है। इसका उद्देश्य देश भर के विद्यार्थी को जो ये उत्तर प्रदेश कुशीनगर में इसरो का रॉकेट परीक्षण किया गया, इसका उद्देश्य क्या था, विद्यार्थियों को मॉडल रॉकेट व कैनसैट मतलब छोटे उपग्रह बनाने और प्रक्षेपित करने का अवसर प्रदान करना है, उनको जागरूक करना है। इसका मूल उद्देश्य था। ये जो रॉकेट प्रक्षेपण किया गया, जो परीक्षण किया गया, 12 किलोग्राम वजन था मात्र। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र तथा इसरो के सहयोग से इस प्रतियोगिता के तहत ये परीक्षण किया था। कौन कौन सोसाइटी पे, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया प्लस भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र जिसको कहा जा रहा है, तथा इसरो, इन लोगों ने मिलकर इस परीक्षण किया था बच्चों को जागरूक करने के लिए, या बच्चों में क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए, उनको वैज्ञानिक मॉडल डेवलप करने के लिए देश के विकास में योगदान दें। इन स्पेस इंडियन नेशनल स्पेस भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ट्रस्ट टेक इंडिया लिमिटेड परीक्षण में इसरो के साथ एक निजी उद्योग साझेदार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। यह प्रक्षेपण ट्रस्ट टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के सहयोग से किया गया था। एक प्राइवेट कंपनी भी वहां पे मौजूद थी, इसके द्वारा भी किया गया था। जो अगला आपका इंपॉर्टेंट विक्रम 3201 एवं कल्पना 3201, ये है क्या, ये माइक्रो प्रोसेसर है, 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर है। इतना आप जानिए, इतना इसमें बाकी में पढ़ के आपको थोड़ा बहुत। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के सहयोग से 2 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किया है। भारत में निर्मित पूर्णतः स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। तो अगर विक्रम 3201 या कल्पना 3201 आया था, क्या 32 बिट प्रोसेसर है, किसके द्वारा, चंडीगढ़ स्थित जो है सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा इसका निर्माण किया गया है। बाकी और इसमें हम लगभग सब पढ़ाए हैं। अगला जो आपका नहीं पढ़ाए हुए पिक्सल या पृथ्वी अवलोकन वाणिज्यिक उपग्रह, आपका जो अगला टॉपिक था वो ये है, या फायर फ्लाई इसको कहा जा रहा है। फायर फ्लाई समूह द्वारा भारत निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप पिक्सल के निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप, ये समझिएगा निजी है। तो इसके पहले हमने देखा स्पॉट करके एक था, जो है ये वो भी दिगंत तारा वाला, जिसको वैसे यदि एक वाणिज्यिक निजी स्टार्टअप है। अंतरिक्ष स्टार्टअप पिक्सल ने फायरफ्लाई समूह के 3 हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह 26 अगस्त 2025 को स्पेस एक्स के NAOS लग्जम वर्ग राइड शेयर मिशन के तहत सफलतापूर्वक लॉन्च किया। पिक्सल ने फायरफ्लाई कॉन्स्टलेशन में कुल 6 सूक्ष्म उपग्रह, 6 छोटे उपग्रह पिक्सल ने भेजा है। फायरफ्लाई इसका जो है जो उपग्रह भेजा था, 6 फायरफ्लाई कहा जा रहा है। प्रथम 3 उपग्रह जनवरी 2025 में लॉन्च हुए, शेष 3 उपग्रह जो है ये अगस्त 2025 में। 2 पार्ट में किया है, पहले जो 3 जनवरी में किया है, बाद में लॉन्च किया है वो अगस्त में किया है। सभी उपग्रह 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य समकालीन कक्षा सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किए जाएंगे। धरती का स्वास्थ्य मॉनिटर करने के लिए इनको डेवलप किया गया है कि धरती का स्वास्थ्य कैसा है, यहाँ पे जो है जो हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं उन सबसे संबंधित ये है। तो इधर ग्लोबल लेवल पर हो गया। हाँ, सबसे लंबी स्पेस वॉक का विश्व रिकॉर्ड एक ये भी जो है पॉइंट आप में दिया गया है। ये चीन के सेंझोउ 19 मिशन में शामिल कै जूझे और टोंग लिंगडोंग ने तियानमेन अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर स्पेस वॉक करते हुए 9 घंटे से अधिक का समय व्यतीत किया। 9 घंटे से अधिक वहां पे स्पेस वॉक किया। इसके पूर्व सबसे लंबी स्पेस वॉक का विश्व रिकॉर्ड अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सूसन हेल्म्स एवं जिम वॉस को दिया जाता है।
इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने 2008 में 8 घंटे 56 मिनट तक स्पेस वॉक किया था। अब चाइना क्योंकि आगे निकल गया, 9 घंटे से स्पेस वॉक किया, वहां से 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने किया था। NSIL GSAT N2 मिशन, ये पेज नंबर 135 पे आपका है। अगला टॉपिक 14 नवंबर 2024 को न्यू स्पेस इंडिया द्वारा GSAT N2 नामक उपग्रह के प्रक्षेपण को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। इस उपग्रह को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा किया गया था। फॉल्कन 9 तो वही स्पेस का रॉकेट है। GSAT N2 एक 4700 kg वजनी संचार उपग्रह है। यह एक का बैंड आधारित का बैंड पढ़ाई का बैंड आधारित उपग्रह है। इसकी जो मिशन की अवधि 14 वर्ष मानी जा रही है। NSIL ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान मतलब इसरो के माध्यम से इस उपग्रह का निर्माण किया था। इसको लॉन्च स्पेसएक्स की फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा किया गया है। एक देखिए बॉक्स में दिया गया NSIL का दूसरा मांग के उपग्रह मिशन, ये आप पढ़िएगा। लिग्नोसैट जिसका प्रथम लकड़ी का उपग्रह, तो अगला आपका प्रथम लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लकड़ी से बना उपग्रह है। देखिए 4 नवंबर 2024 को स्पेसएक्स ने CRS-31 मिशन के माध्यम से कैगो ड्रैगन रॉकेट द्वारा लिग्नोसैट नामक उपग्रह को अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया है। तो स्पेसएक्स के कैगो ड्रैगन स्पेसएक्स ने इसको लॉन्च किया था। कैनेडी स्पेस सेंटर से फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। तो मानव रहित कार्गो ड्रैगन अंतरिक्ष यान में सवार होकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचा है। लिग्नोसैट का निर्माण होनोकी नामक जापान में पाई जाने वाली मैग्नोलिया लकड़ी द्वारा किया गया था। तो होनोकी जापान में पाई जाने वाली होनोकी नामक जापान में पाई जाने वाली मैग्नोलिया लकड़ी द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सबसे ज्यादा यही मैग्नोलिया लकड़ी द्वारा क्या कह रहा है कि हाँ हेनोकी नामक जापान में पाई जाने वाली मैग्नोलिया लकड़ी का इस्तेमाल से इसका निर्माण किया गया था। इसको लॉन्च किया था फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा। इसका काम क्या है, क्या फायदा होगा कि मलबे जो है कम होंगे, कम होंगी जो अंतरिक्ष होगी। उसके बाद जो अगला पॉइंट, भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन जो आपका 1 नवंबर 2024 भारतीय अंतरिक्ष द्वारा लेह लद्दाख में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का शुभारंभ किया गया। इस मिशन के तहत वैज्ञानिक एवं अंतरिक्ष यात्रियों को एक विशेष नियंत्रित वातावरण में रखकर जो अंतरिक्ष यात्री रहेंगे उनके एक विशेष लद्दाख में एक ऐसा निर्माण किया गया कि वहां पे रहे, ऐसा वातावरण प्रोवाइड करवाया जाए जो स्पेस में वातावरण होता है वैसा कुछ यहाँ पे धरती पे जो है प्रोवाइड करवाया गया। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लद्दाख में किया गया था, बस लद्दाख में किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट, ये ध्यान दीजिएगा। मिशन शक्ति शहर जो आपका अगला है, मिशन शक्ति शहर चेन्नई स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया के सहयोग से स्काई स्टार फाउंडेशन द्वारा प्रारंभ किया गया था। विश्व की पहली पहल है। इसका उद्देश्य 108 देशों की लगभग 12,000 बालिकाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण प्रदान करना। मिशन शक्ति शहर क्या है, 12,000 बालिकाओं के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में जो है परीक्षण देना। 108 देशों की, सिर्फ अपने देश में 108 देशों की जो है महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग की हाई स्कूल की छात्राओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पेलोड विकास और अंतरिक्ष यान प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में 130 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऑनलाइन प्रशिक्षण के पूर्ण होने पर प्रत्येक देश से एक छात्रा अर्थात कुल 108 छात्राओं का चयन किया जाएगा। 12,000 छात्राएं रहेंगी 108 देशों से, इसमें से 108 छात्राओं का चयन किया जाएगा। इसके अलावा जो स्पेस किड्स इंडिया अन्य प्रमुख मिशन जो रहे हैं, क्लासमेट विश्व का सबसे हल्का उपग्रह 2017 में प्रक्षेपित किया गया था। ये सब आप देखिएगा यहाँ पे क्या दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, भारत भी अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की उस प्रगति पर है। जैसे गगनयान जैसे लॉन्च की जा रही है, ये संबंधित है। अभी लद्दाख वाला जो हमने बताया है वहां पर भी उसी संबंधित भारत भी उसी क्रम में डेवलप कर रहा है अपने आप को। 18 सितंबर 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली इकाई के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के प्रथम मॉड्यूल का प्रक्षेपण वर्ष 2028 में करने का प्रस्ताव रखा गया है। वर्ष 2035 तक ये परिचालित हो। पहला जो इसका एक ही बार में बड़ा हमने बनाया और लॉन्च किया,
कई टुकड़ों में भेजा जाता है, फिर उसको डॉकिंग की जाती है, आपस में जोड़ा जाता है, फिर जाके हम निर्माण होता है। पहला जो भेजा जाएगा 2028 में, तो 2035 तक इसको जो है कार्यरत बनाया जाएगा। ये लक्ष्य हमारा रखा गया। बस यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट आपका वीनस ऑर्बिटर मिशन। वीनस ऑर्बिटर मिशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नरेंद्र मोदी 18 सितंबर 2024 को इनका वीनस ऑर्बिटर मिशन को स्वीकृति प्रदान की गई है। भारतीय इसरो द्वारा इसका वो किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। इसका उत्तराधिकारी इसरो मिला है। वर्ष 2028 तक इसको प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है। शुक्र गैस संबंधी जो प्रमुख मिशन रहे वो रहा मैरिनर 2। ये पृथ्वी से परे, ये जो आपको बॉक्स मिल गया जरूर पढ़िएगा। दा विंची, मैरिनर, मैगलन और वीनस एक्सप्रेस, दा विंची भी एक रहा है, और वेरिटास करके ये 5 आपको दिया गया है। इसको जरूर पढ़िएगा। अद्यतन तकनीक एवं प्रौद्योगिकी, पहला जो आपका ये पहला सेक्शन आपका खत्म हुआ। अपडेटेड तकनीक और अपडेटेड टेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। भारत में उपग्रह इंटरनेट क्रांति, मतलब उपग्रह के माध्यम से अब लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जाएगा, सैटेलाइट के माध्यम से। ठीक है, तो उससे संबंधित है ये पहला टॉपिक आपका। अगस्त 2025 टाटा समूह की निल्को ने यूटेलसैट वन वेब के साथ मिलकर लो अर्थ ऑर्बिट कनेक्टिविटी सेवाएं प्रदान करने का करार किया है। उद्देश्य क्या है, मैंने आपको बताया कि जमीन, समुद्र, वायु तीनों क्षेत्रों में विश्वसनीय, सुरक्षित और हाई स्पीड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना। तो कौन कौन मिलके इसको करा? टाटा समूह की नेल्को ने यूटेलसैट वन वेब के साथ मिलकर, तो यूटेलसैट वन वेब और टाटा समूह मिलकर इंटरनेट उपग्रह क्रांति में इसमें भाग लेंगे और करेंगे इंटरनेट सैटेलाइट द्वारा इंटरनेट प्रोवाइड करवा देंगे। इतना ज्यादा परीक्षा दिया तो नहीं, दिया गया तो पढ़ के जाना जरूरी होता है कि हम कभी भी एग्जाम को या आयोग को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये आप ध्यान रखिए। एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली एक और है, सी फ्लड करके है, एक वेब आधारित मंच है जो बाढ़ आने से लगभग 2 दिन पूर्व अग्रिम चेतावनी प्रदान करता है। तो सी फ्लड क्या है? बाढ़ आने से पहले 2 दिन पहले चेतावनी को प्रोवाइड करवाएगा। अगला जो आपका इसी में सी फ्लड में और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख रहे हैं। 2 जुलाई 2025 को नई दिल्ली स्थित श्रम शक्ति भवन के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल ने भारत की एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली का शुभारंभ किया है। वर्तमान में सी फ्लड प्रणाली की पहुंच देश के 3 प्रमुख नदी घाटियों महानदी, गोदावरी तथा ताप्ती तक है। सी फ्लड की जो है चेतावनी, जो इसका जो है क्षेत्र प्रेजेंट टाइम में है, वो आप समझ लीजिए कि महानदी, गोदावरी तथा ताप्ती नदी तक। आप जरूर जानते, महानदी, गोदावरी, ताप्ती। एल कैपिटन करके विश्व का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर निर्माण किया गया। एल कैपिटन क्या है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर है। अंतर्राष्ट्रीय टॉप 500 सुपर कंप्यूटर सूची वर्ष में दो बार जारी की जाती है। टॉप 500 कंप्यूटरों को उसमें रखा जाता है, जिसमें विश्व में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटरों की रैंकिंग में लिनपैक बेंचमार्क के आधार पर होती है। लिनपैक बेंचमार्क मतलब पेटाफ्लॉप की स्पीड के आधार पर जो है होती है। पेटाफ्लॉप, टेराफ्लॉप ये सब होते हैं, इसके आधार पर की जाती है। 14 जून 2025 को हैम्बर्ग जर्मनी में विश्व के सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर टॉप 500 की लिस्ट जारी की गई, जिसमें टॉप 5 में अगर देखा जाए तो 4 यूएसए के हैं, 1 जर्मनी का। जो 4th नंबर पर है आपका वो जर्मनी का है। बाकी एल कैपिटन, फ्रंटियर, अरोरा और ईगल, 5वां नंबर पे ईगल है, ये आपका यूएसए का है। वहीं जुपिटर बूस्टर जर्मनी का है 4th नंबर पर। यहाँ पे इंडिया का, भारत का 6 सुपर कंप्यूटरों को टॉप 500 में स्थान मिला है। उसमें जो सबसे टॉप है, टॉप 100 में भारत का 6 में से एक भी नहीं है। पहला जो भारत का टॉप 500 में सुपर कंप्यूटर आता है वो है आपका जो है 162वें नंबर पर एरावत PSAI C-DAC पूरे द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और ये जो है अधिकतम इसके जो पेटाफ्लॉप में इसका देखा जाए तो 8.50 पेटाफ्लॉप है। आप देखिए, कंपेयर करिएगा, जो पहले नंबर पर उसका 1742 पेटाफ्लॉप स्पीड उसकी है, अधिकतम गति जो है 1742 है। उसकी तुलना में भारत का जो सबसे टॉप है उसका 8.50 है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं भारत कितना पीछे है सुपर कंप्यूटर के निर्माण में। 162वां स्थान पर पहला है, 220वां जो है स्थान पर दूसरा है, ऑर्का करके है, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विकास संस्थान पुणे द्वारा इसका निर्माण किया गया है। वही आप देखिएगा 6 जो हमारे हैं, 6 का नाम आप जरूर पढ़ के जाइएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑर्का, अरोरिका,
प्रत्यूष, ऑर्का, AIML और मिहिर, ये पांचों 6 आपके लाइन हमने बताए। ऑर्का या अरोनिका जो आपके नए सुपर कंप्यूटर हैं, इनके बारे में, जिनका दूसरा तीसरा भारत में दूसरा तीसरा स्थान है, जो कि वर्ल्ड लेवल पे 220वां 221वां स्थान, इनके बारे में यहाँ बॉक्स में दिया गया है कि 26 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 नई उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग, यही दोनों जो है ऑर्का और अरोनिका प्रणालियों का उद्घाटन किया था। ये दोनों जो प्रणालियां हैं मौसम और जलवायु संबंधी अनुसंधान के लिए विकसित की गई है। अगला जो आपका टॉपिक आता है नैनो पोरस मल्टी लेयर पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन क्या होता है? झिल्ली होती है ना, मेम्ब्रेन 15 मई 2025 रक्षा मंत्रालय ने जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार रक्षा अनुसंधान मतलब DRDO की कानपुर स्थित प्रयोगशाला, कानपुर स्थित प्रयोगशाला अगर है तो फिर यूपी के इतिहास, यूपी DRDO की कानपुर स्थित प्रयोगशाला रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान में, जो कानपुर में स्थित प्रयोगशाला उसका नाम क्या है? रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ने उच्च दबाव वाले समुद्री जल विलवणीकरण के लिए स्वदेशी नैनोपोरस मल्टीलेयर्ड पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन का सफलतापूर्वक विकास किया है। समुद्र का जल गौड़ी जल उसको फिल्टर करने के लिए विकास किया गया है। रिवर्स ऑस्मोसिस जो RO कहते हैं ना, उसका फुल फॉर्म रिवर्स ऑस्मोसिस, इसके द्वारा जो है उसका जल का किया जाएगा। तो DRDO की एक संस्था है कानपुर में, इसका विकास किया। जो अगला टॉपिक आपका है स्वदेशी रूप से विकसित भारत पूर्वानुमान प्रणाली। पूर्वानुमान किसका? मौसम के पूर्वानुमान संबंधी जो भारत की स्वदेशी प्रणाली है, इसका यहाँ भारत पूर्वानुमान प्रणाली देश की नवीनतम एवं उच्च रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली, जिसका शुभारंभ 26 मई 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली के केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान विभाग ने विकसित किया है, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत कार्यरत संस्थान है। ये जो है क्या है? स्वदेशी निर्मित भारत पूर्वानुमान प्रणाली, भारत की पहली पूर्वानुमान प्रणाली मौसम घटना होता है। अगला देखिए आपका क्वांटम कंप्यूटर QPAI इंडस करके जो है बेंगलुरु स्थित ये स्टार्टअप है। QPAI बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप ने जो है एक QPAI नाम का क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया है। ये बेंगलुरु स्थित एक स्टार्टअप QPAI ने QPAI इंडस नामक 25 क्यूबिट क्षमता वाला क्वांटम कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया है। तो क्यूपिड AI इंडस नाम का एक सुपर कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर 25 क्यूबिट वाला QPAI द्वारा दिया गया, जो बेंगलुरु स्टार्टअप है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत यह हासिल किया गया है। राष्ट्रीय वो क्वांटम मिशन 2019 अप्रैल 2019 में लॉन्च हुआ था, 2019 अप्रैल 2023 में लॉन्च हुआ था। इस मिशन में इतने करोड़ रुपए कितना पैसा दिया गया, इतना इम्पोर्टेंट। अमरावती, अगला जो अमरावती पहला क्वांटम वैली टेक पार्क इसको देखते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य की नवगठित राजधानी अमरावती को देश का पहला क्वांटम वैली टेक पार्क स्थापित करने के लिए चुना है। देखिए पार्क क्या होंगे? पार्क मतलब ऐसा थोड़ी एक डिग्निटी वाला पार्क रहेगा, इसमें इसके अंदर जो है क्वांटम कंप्यूटर के विकास के लिए दुनिया भर के जितने भी टेक्स्ट होती है सबको प्रोवाइड करवाया जाएगा। वहाँ पर गैरेज है, निर्माण करेंगे। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के साथ मिलकर और IBM के साथ मिलकर इसका निर्माण किया जाएगा। तो आपका अगला टॉपिक देखा जाए क्या है? मेजराना वन माइक्रोसॉफ्ट की विकसित की हुई एक प्रायोगिक क्वांटम प्रोसेसर चिप है, जिसमें पहली बार टोपोलॉजिकल क्यूबिट का प्रयोग किया गया है। यह चिप माइक्रोसॉफ्ट के लंबे समय से चल रहे टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट की देन है। तो मेजराना वन क्या है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित की हुई क्वांटम प्रोसेसर चिप है। बस इतना आप इसमें ध्यान दीजिएगा। अगला जो इसमें ध्यान देने योग्य पॉइंट है, इंडियन आर्सेनाइड एवं एल्यूमिनियम से निर्मित यह चिप, आर्सेनाइड और एल्यूमिनियम, आर्सेनाइड एक अर्धचालक होता है। अगर निम्नलिखित में से अर्धचालक कौन है? आर्सेनाइड, या आर्सेनाइड क्या है? अर्धचालक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एवं एल्यूमिनियम अर्धचालक से निर्मित यह चिप मेजराना फर्मियन पर आधारित है, जो स्वयं अपने आप में प्रतिकण के रूप में कार्य करती है। मेजराना फर्मियन ने अस्तित्व की परिकल्पना पहली बार 1937 में की गई थी। ध्यान देने की बात है कि अमेजन वेब सर्विस द्वारा लॉन्च की गई प्रायोगिक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का नाम ऑसलेट है। ऑसलेट जो है अमेजन ये आधारित सर्विस भी है, उसके द्वारा किया गया है। वही मेजराना वन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसका विकास किया गया है।
नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, क्रिटिकल मिनरल क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये मिशन जो है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की शुरुआत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23/2025 को इस मिशन को मंजूरी दी, जो वित्त वर्ष 2024-25 से 2030-31 से 7 वर्षों तक का मिशन था। मिशन के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को 1200 घरेलू खनिज निवेशक परियोजनाएं वर्ष 2024-25 की अवधि में संचालित करने का कार्य सौंपा गया था। आगे इसमें पढ़िएगा, इसमें तो समझाने वाले टॉपिक अब है नहीं, इसको हम समझाए बहुत है, ये तो पढ़ने और रटने वाले टॉपिक बचे। रेयर अर्थ मटेरियल या रेयर अर्थ एलिमेंट जो होते हैं उनका देखिए सूची जारी की है, यहाँ सूची दी गई है। क्वेश्चन इस पे आ चुका है निम्नलिखित में कुछ कौन से रेयर अर्थ मटेरियल है, एलिमेंट है, ये आपको रटना है, पढ़ना है बहुत ही ज्यादा। इसके बाद जो है आपका अगला मेष, विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग टेलेस्कोप वेधशाला, टेलेस्कोप वेधशाला, ठीक है ना। टेलेस्कोप क्या होता है, यहाँ थोड़ा समझाने वाला पॉइंट हमको है कि सबसे ऊंची इमेजिंग टेलेस्कोप वेधशाला, टेलेस्कोप क्या है। टेलेस्कोप एक प्रकार की विकिरण है। जब किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की जो गति होती है उससे तेज, उससे ज्यादा स्पीड से कोई तेज गति से कोई किरण गुजरती है, जो प्रकाश की स्पीड होती है उससे तेज अगर कोई किरण गुजरती है पारदर्शी माध्यम में, तो उसके आसपास एक ब्लू कलर की जो है रेज निकलती है, जो विकिरण निकलती है, उन्हीं को टेलेस्कोप विकिरण कहा जाता है। तो टेलेस्कोप आधारित वेधशाला है, क्या है, मेष, MESE, मेष है, ये टेलेस्कोप आधारित वेधशाला है। तो टेलेस्कोप विकिरण क्या है, अगर एग्जाम में आता है तो ये मतलब ये क्या नाम दे दिया अलग से, टेलेस्कोप विकिरण कभी पढ़े ही नहीं। तो प्रकाश गति से तेज और कोई विकिरण है, उसके किनारे जो एक रेज बनती है ब्लू या व्हाइट कलर की, उसको टेलेस्कोप विकिरण कहा जाता है। यहाँ ये समझाने वाला पॉइंट था, बाकी आपको यहाँ कुछ समझाने वाला पॉइंट नहीं है। एक दूरबीन है, मैं बता रहा हूँ, 4 अक्टूबर 2024 को हानले लद्दाख में मेष नामक एक वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। इस वेधशाला का उद्घाटन परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अमित कुमार मोहंती द्वारा किया गया। मेष का पूर्ण नाम है मेजर एटमॉस्फेरिक टेलेस्कोप एक्सपेरिमेंट। टेलेस्कोप एक्सपेरिमेंट, टेलेस्कोप की विकिरण होती है उनके एक्सपेरिमेंट के लिए ये बनाया गया है। इस दूरबीन का विकास प्रदेश में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया है, लद्दाख में इसका किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैं ज्यादा इतना विस्तार से बता रहा हूँ। ये जो वेधशाला है इसकी दूरबीन का डायमीटर क्या होगा, 21 मीटर डायमीटर इसका है। मेष दूरबीन उच्च ऊर्जा गामा किरणों का आकलन करती है। HESS सेकंड 28 मीटर व्यास के बाद ये विश्व में एक तो ये, इसके अलावा भी हाई एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपी सिस्टम सेकंड जो दूरबीन की नामीबिया में स्थित है, कई देशों द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर बनाई गई है, वो सबसे बड़ी जो है दूरबीन है। इस पर टेलेस्कोप विकिरण के अध्ययन के लिए, और ये दूसरी विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन जो लद्दाख में स्थापित की गई है। इसका व्यास जो है 21 मीटर का रहेगा। ये रहा जो है इसमें टेलेस्कोप आपका इंपॉर्टेंट हो गया था, जिसका मैं इसकी चर्चा की, बाकी और आप सब पढ़िएगा क्या क्या है। अद्यतन पर्यावरण विज्ञान मतलब इन्वायरमेंट साइंस में क्या क्या जो अपडेट आए देखते हैं, क्लास की स्कूल में अभी थोड़ा टाइम है, हम उसको देख लेते हैं। रामसर कन्वेंशन COP15 यहाँ पे जो है 23 से 31 जुलाई के मध्य रामसर अभिसमय के पक्षकारों की 15वीं बैठक हुई। रामसर अभिसमय क्या है, रामसर अभिसमय अगर मैं आपको समझाऊं तो रामसर अभिसमय के बारे में ये 1971 में ईरान में स्थित रामसर एक स्थान ईरान में, वहां पे इस संधि पर हस्ताक्षर हुई थी 1971 में। इसमें 172 देश अभी तक थे, 73वां देश भी अब ऐड हो गया है 2023 में। भारत में 1982 में इसमें ऐड हुआ था। इसका सचिवालय जो है इंग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या, आर्द्रभूमियों का संरक्षण करना है। इसमें आर्द्रभूमियों को 2 प्रकार के अंतर्देशीय और तटीय आर्द्रभूमियों में डिवाइड किया गया। अंतर्देशीय आर्द्रभूमि देखा जाए झील, तालाब, ऑक्सबॉ लेक, गोखुर जिनको कहते हैं, ऑक्सबॉ लेक, जलभरण या स्वयं या दलदल की बात किया वो अंतर्देशीय में। तटीय में देखा जाए पश्चिम जल या बैक वाटर, ज्वारी, उभार, खाड़ी, तट, लैगून, क्रीक या एस्टुअरी मैग्रो, ये कुछ जो है तटीय आर्द्रभूमियां होती है। हर 3 वर्ष पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है। जो COP ये हुआ है, ये COP कौन सा था,
जबकि बार कॉप हुआ है, कॉप 15 हुआ, तो हर 3 वर्ष से कॉप का आयोजन उसका किया जाता है। पहला कॉप 1980 में हुआ था। कॉप का फुल फॉर्म था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसकी पार्टियां जो पत्रकार है इनका एक जो है कॉन्फ्रेंस होगी। इसके तहत बहुत सारे जो है नो वेटलैंड स्टेट, इसमें ये तो पुराना है, पुराने सूचना ज्यादा ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक जारी करती है। वेकअप कॉल करके एक योजना इसने चलाई थी, आज भूमि नील कार्बन और इससे संबंधित जो शहरीकरण के प्रस्ताव कई सारे इसने कार्य किए थे। इसके तहत कई सारे वेटलैंड साइटें हैं। अगर उत्तर प्रदेश की वेटलैंड साइटों की बात की जाए तो उसमें जो है 10 वेटलैंड साइटें उत्तर प्रदेश में है। अपर गंगा रिवर, ठीक है। दूसरा है हैदरपुर वेटलैंड जो बिजनौर में स्थित है। सरसई नावर झील जो है इटावा में स्थित है। सुर सरोवर मथुरा में स्थित है। सांडी बर्ड सेंचुरी हरदोई में स्थित है। ये मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। समन बर्ड सेंचुरी मैनपुरी में है। पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी कोंडा में स्थित है। बखीरा बर्ड सेंचुरी संत कबीर नगर में स्थित है। समसपुर जो है रायबरेली में है। नवाबगंज चुनाव में है। तो ये इंपॉर्टेंट काफी है। रामसर साइट सबसे ज्यादा देश में कहाँ पे रामसर साइट है, वो तमिलनाडु की बात आती है। तमिलनाडु सबसे ज्यादा रामसर साइट है। पढ़ते हैं अभी आगे सब कुछ मिलेगा, ठीक है। कॉप 15 की जो थीम थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, हमारे साझा भविष्य के लिए वेटलैंड या आर्द्र भूमियों की रक्षा करना, ठीक है। वेटलैंड सिटी एक्रीडेशन कार्यक्रम के तहत पहली बार भारत के इंदौर और उदयपुर शहरों को वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है। वेटलैंड सिटी भी होती है, जैसे वेटलैंड होती, वैसे वेटलैंड सिटी किसी किसी सिटी को ही वेटलैंड सिटी घोषित कर दिया जाता है। उसमें इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी घोषित किया गया है। वही ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 इसका जारी करता कौन है, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड इसको जारी करता है। ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 में इसके महत्वपूर्ण बिंदु है। ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 का केंद्रीय विषय रहा है आर्द्र भूमियों का मूल्यांकन, संरक्षण, पुनर्स्थापन और वित्तीयन रहा है। वर्ष 1970 से अब तक वैश्विक स्तर पर लगभग 4011.50 मिलियन हेक्टेयर आर्द्र भूमियां नष्ट हो गई है। आर्द्र भूमियों क्या महत्व है, जब आप ये पढ़ते होंगे आर्द्र भूमियों के बारे में आप समझते होंगे कितना इंपॉर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे जो है जैव विविधता के लिए। 12% से अधिक गिरावट दर्ज की गई है। ये सब आप देखिएगा। इसमें कुछ समझाने वाला कुछ पॉइंट अब है नहीं आपको, जो है जो नए रामसर स्थल जो है भारत 1982 में रामसर संत भागीदार बना, मैंने आपको पहले बता दिया है। खींचेदान भूमि अगर देखा जाए तो इस साल जो है जो फरवरी में 19 फरवरी में 2 आर्द्र भूमियां खींचन आर्द्र भूमि फलूदी राजस्थान में स्थित है। मीनार आर्द्र भूमि उदयपुर राजस्थान को विश्व पर्यावरण सूची मतलब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। ये 2 आर्द्र भूमियों को वेटलैंड में शामिल किया गया था। राजस्थान की खींचन और उदयपुर, वही राजस्थान फलोदी की खींचन और जो है राजस्थान उदयपुर की आर्द्रभूमि मीनार, ये 2 आर्द्रभूमियां इसमें शामिल की गई। तो मीनार खींचन आर्द्रभूमि और मीनार आर्द्रभूमि, इन दोनों में कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं। तो सारस एक जगह कहीं पाया जाता है, रेड लाल गर्दन वाला सारस कहीं पाया जाता है, वो देखिएगा। 51 रामसर स्थल वर्तमान में भारत में हो गए हैं। उसमें से जो फरवरी में 2 लॉन्च किए गए, अभी जो है 2 नए आए हैं। रामसर चिल्का झील उड़ीसा सबसे पुराना है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान है। जो पहला रामसर स्थल भारत था वो चिल्का झील और केवलादेव था, जिन्हें वर्ष 1981 में रामसर स्थल में डाला गया था। तमिलनाडु 20 रामसर तथा उत्तर प्रदेश का 25 स्थल पर है। उत्तर प्रदेश 10 स्थल पाए जाते हैं, आपको बताया। रामसर स्थल तमिलनाडु पाए जाते हैं। 20 रामसर साइट वहाँ पे है। अभी जो हाल फिलहाल में नई ऐड की गई है वो खींचन, मीनार और फिर तमिलनाडु की एक चक्कर कोट्टई सर्वेगल पक्षी अभ्यारण्य और किशोर पालरी झील, सिधवा झील, ये सब रामसर से जुड़ा गया। सारी चीज जो अभी इस साल जितनी नई 5 झीलें सबको आपको पढ़ के जो है एग्जाम में जाना है। बिना पढ़े आप एग्जाम में मत जाइएगा। कौन कहाँ से साथ में वहाँ पे आ जाते हैं वो भी आप देखिएगा। हमने आपको उत्तर प्रदेश की ऊपरी गंगा, नवाबगंज पक्षी, जय पार्वती, अर्गा, समन पक्षी, समस्तपुर, सांडली, सरसई, सरोवर, हैदरपुर और बखीरा, ये सब तत्व आर्द्रभूमियां हमने आपको बताई कौन सी जिले में पाई जाती है, ये आप देखते जाइएगा। ये देखिए ये जो वेटलैंड वाला है चैप्टर, ये बिना पढ़े एग्जाम में आप इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं, बस रटने जैसा है, इसलिए हम आपको समझा नहीं रहे, रट लीजिएगा। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 और 100% रामसर वाले की आप
हम अगर राम सर कुछ पढ़ाएंगे, राम सर अगर पढ़ाने पे आ जाए तो एक दिन की जो अपनी घंटे की क्लास है उससे एक आध देना है, तो उससे आप उतना ही सीखना उतना ही पढ़ना। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 देखा जाए तो विश्व वायु गुणवत्ता तकनीक कंपनी IQAIR ने 7 वर्षीय विश्व जलवायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की है। कौन सी विश्व वायु गुणवत्ता तकनीक कंपनी IQAIR ने विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की है। इसमें जो है वर्ष 2024 में वैश्विक वायु प्रदूषण की स्थिति मूल्यांकन करती है, जिसमें 138 देशों में 8,954 स्थानों में PM 2.5 डाटा का विश्लेषण शामिल है। सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में देखा जाए, सबसे प्रदूषित देश जो है वो 4 रहा। 4 सबसे प्रदूषित देश है। भारत 5वें स्थान पर सबसे प्रदूषित देश। 4 पहले पे है, दूसरे बांग्लादेश, तीसरे पे जो है भिखारी पाकिस्तान, चौथे पे जो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, 5वें पे जो है हमारा भारत ही है। अगर सर्वाधिक प्रदूषित शहर हमने बता ही दिया आपको कौन कौन से। दुनिया में 20 में से 13 सबसे प्रदूषित शहर भारत में। तो हम यहाँ पे दुनिया में 20 प्रदूषित शहर में से 13 भारत में है। भारत में मेघालय का बर्निहाट PM 2.5 के साथ विश्व का सबसे प्रदूषित शहर दर्ज किया गया। बर्निहाट भारत के जो शहर है विश्व में सबसे प्रदूषित शहर जो उनकी लिस्ट पहले बताते हैं, तो बर्निहाट भारत का है, दिल्ली भारत का है और मुल्तानपुर भारत का। ये 3 शहर भारत के सबसे प्रदूषित शहर है। टॉप 5 में 3 है। चौथे स्थान मुल्तानपुर है और कारागांदा कजाकिस्तान का 3रे स्थान पर, लाहौर पाकिस्तान का 5वें स्थान पर सबसे प्रदूषित शहर है। भारत की राजधानी नई दिल्ली दुनिया की दूसरी सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। 10 प्रदूषित वैश्विक शहरों में है भारत के। ये काफी चिंता की बात है, प्रदूषित मत कीजिए, कूड़ेदानों से। अगला जो आपका टॉपिक श्रीगंगानगर में बर्निहाट भारत में सबसे प्रदूषित शहर, तो हमने चर्चा ही की आपको। PM 10 के आधार पर देखा जाए श्रीगंगानगर राजस्थान का, और वहीं PM 2.5 के हिसाब से देखा जाए तो बर्निहाट सबसे टॉप पर। मैंग्रोव स्थल गुनेरी, गुजरात सरकार ने कच्छ जिले के लखपत तालुका स्थित गुनेरी गांव के अंतरदेशीय मैंग्रोव वन क्षेत्र को जनवरी 2025 में राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया। अंतरदेशीय मैंग्रोव स्थल गुनेरी गुजरात के कच्छ जिले में गुनेरी गांव में अवस्थित है। भारत अगला जो टॉपिक, भारत का 58वां बाघ अभयारण्य। 1973 प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत के साथ ही भारत में 9 बाघ अभयारण्य ने अपने सफर की सबसे पहले 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर इसके तहत 9 बाघ अभयारण्य की सूची जारी की गई। इसका प्रेजेंट में अब कितने हो गए? 58 हो गए, 58 टाइगर रिजर्व हो गए। माधव राष्ट्रीय उद्यान है, 7 मार्च 2025 को उसको 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश का 9 है और देश का 58वां है। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान को ही घोषित किया गया, शिवपुरी मध्य प्रदेश में अवस्थित। माधव बाघ अभ्यारण्य के से ठीक पूर्व केंद्र सरकार ने दिसंबर 2024 में मध्य प्रदेश के राता पानी वन विजय अभ्यारण्य को 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया था। तो 55, 56, 57, 58 सबका आप देख के आइए कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है ये देख के आपको जाना है। साथ में जो है जो मध्य प्रदेश को यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, कान्हा बाघ टाइगर रिजर्व जो 9 मध्य प्रदेश में है। कान्हा है, पेंच है, बांधवगढ़ है, पन्ना, सतपुरा, संजय डुगरी, वीरांगना दुर्गावती, रातापानी या माधव बाघ अभ्यारण्य। ध्यान देने की बात है कि वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा की गई घोषणा के साथ गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य को देश का 56वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। यह बाघ अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह उल्लेखनीय छत्तीसगढ़ में 4था बाघ अभ्यारण्य है। छत्तीसगढ़ के कुल 4 बाघ अभ्यारण्य को इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य, उदमसिंह सीतामढ़ी बाघ अभ्यारण्य, अचना कमार बाघ अभ्यारण्य और गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य। तो मैंने कहा था 55, 56, 57, 58 चारों आपको देख के जाना है। साथ में उत्तर प्रदेश में कितने पाए जा रहे हैं वो भी आपको देख के जाना है। मध्य प्रदेश में रीजन संख्या की सभी राज्यों में सबसे ज्यादा जो है मध्य प्रदेश में टाइगर रीजन पाए जाते हैं। इंदौर और उदयपुर आधुनिक प्रमाणित शहरों की सूची में शामिल हुई। जैसे अभी पहले चर्चा हुई थोड़ी देर पहले, आज रूम पर अब समय अस्थायी समिति की 64वीं बैठक हुई थी। इसमें क्या होता है, वेटलैंड घोषित किया जाते हैं स्थान, वेटलैंड घोषित किया, इसमें शहर को ही वेटलैंड घोषित किया जाता है। उसके तहत इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड शहर घोषित किया गया है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर इसमें देखिए इस प्रकार अब तक 27 देशों में 74 शहरों को आधुनिक शहर घोषित किया गया है। तो पूरे विश्व में 27 देशों में 74 शहरों को आधुनिक शहर घोषित किया गया है। ठीक है,
तो अब की बार ये बैठक हुई, जिसमें 21 शहरों को शामिल किया गया था। 21 नए आधुनिक प्रमाणित शहरों की सूची में इंदौर और राजस्थान भी शामिल, जो अभी नए एक्टिव जारी किए गए उसमें इंदौर और राजस्थान भी शामिल किए गए हैं। इससे पहले शामिल होने वाले 2 भारतीय, मतलब कि इंदौर और उदयपुर आधुनिक प्रमाणित शहरों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले पहले 2 भारतीय शहर। भारत का इससे पहले कोई शहर आद्यभूमि में शामिल नहीं था, आद्यभूमि शहर में शामिल हुए। ठीक है, पहले 2 भारतीय शहर यही दोनों रहे। इसमें भोपाल को भी नामित किया गया था, पर भोपाल को आद्यभूमि शहर घोषित नहीं किया गया है। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। उदयपुर राजस्थान में स्थित यह शहर 5 प्रमुख, उदयपुर में 5 प्रमुख आद्यभूमियां हैं। पिछोला, फतेह सागर, रामसर साइट के तहत ये नहीं आएंगे, जो उदयपुर में 5 आद्यभूमियां हैं। ये रामसर साइट के तहत नहीं है, फिर भी उदयपुर जो 5 आद्यभूमियां उसको देखिए, पचोला, फतेह सागर, रंग सागर, सूर सागर और दूध तलाई। विश्व आद्यभूमि दिवस 2025 2 फरवरी को विश्व आद्यभूमि दिवस मनाया जाता है। इसमें जो है हमारे साझा भूमि आद्यभूमि का संरक्षण। अगला जो टॉपिक है, भारत में चिड़ियाघर का पहला बायो बैंक बनाया गया। फरवरी 2025 को भारत पहली बार चिड़ियाघर में बायो बैंक की स्थापना की गई है। यह सुविधा पश्चिम बंगाल के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में प्रारंभ की गई। ये बायो बैंक की स्थापना विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी CCMB हैदराबाद की तैयारी से किया गया है। इसमें क्या हुआ है, जंतुओं की स्टॉक दिया जाएगा, उनके एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, उसको प्रिजर्व किया जाएगा क्रायोजेनिक तकनीक से। मतलब क्रायोजेनिक तकनीक क्या होती है, गैस को द्रव में अति निम्न तापमान पर गैस को द्रव में बदल देना, वो क्रायोजेनिक तकनीक होती है। इसके अंतर्गत इसको प्रिजर्व किया जाएगा। लगभग दिया गया -91 डिग्री सेल्सियस में, तो फ्रोजन जो भी कहा जाता है, इसको फ्रोजन जो भी कहा जाता है उसमें प्रिजर्व किया जाएगा। COP29 कॉन्फ्रेंस ऑफ 29, ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन, UNFCCC का 29वीं पार्टियों की बैठक थी। ठीक है, ये COP29 ये बाकू वित्त लक्ष्य की घोषणा की गई। इसके तहत COP30 का आयोजन नवंबर 2025 में ब्राजील में हुआ। तो यूनिवर्सिटी पढ़ आइएगा और तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। लेकिन जो लास्ट में मैंने बहुत स्पीड आपको पढ़ाया ना, इसको कुछ समझाने वाला बहुत ज्यादा नहीं था। ये मैंने आपको क्या जो समझाने वाले थे ना, वो इतने बड़े बड़े टॉपिक थे, वो करंट के पॉइंट ऑफ करंट को नहीं समझाया जा सकता, उनको जीएस क्लास नहीं बताया जा सकता है। जैसे अब रामसर कन्वेंशन क्या था, कब पहली बार आया, यूनिवर्सिटी क्या है, कहाँ से आया, यूनिवर्सिटी कितने प्रोटोकॉल है, ये चीजें जीएस क्लास बताया जाता है बहुत डिटेल में। यहाँ पे आपका कितना दिन बचा हुआ है, आज आपकी 5 तारीख हो ही गई। ये वीडियो आपकी जो है 6 तारीख या 7 तारीख को आने वाली है। इसमें आप देखें कहाँ उतना बता पाएंगे, इतना डिटेल डिस्कस नहीं हो सकता है यहाँ पे क्लास। हमारे चैनल जुड़े रहिए, हम जीके से क्लास लेंगे तो हम आपको चीजें डिटेल में पढ़ाएंगे। बाकी आपका जो बचा हुआ है वो प्रमुख योग स्वास्थ्य संबंधित वैज्ञानिक पद्धति दिखाया, स्वास्थ्य संबंधित किया गया है। इसमें भी मैं बस स्वास्थ्य बताऊंगा, बीमारी कौन है, कैसे फैलती है, बहुत डिटेल इसमें कुछ करने लगे। बीमारी का तो सीधे 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं, बहुत डिटेल में नहीं आते हैं। रक्षा विज्ञान थोड़ा रक्षा विज्ञान थोड़ा होता है डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, इसमें जो टेक्नोलॉजी होती है तो शॉर्टकट में इसको पढ़ाया जा सकता है, थोड़ा बहुत समझाया जा सकता है। बाकी मैं आपका जो है टीचर हूँ साइंस का, बायो हूँ साइंस का, तो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको चैनल पर। हमारे द्वारा ये आपको पर्यावरण भी पढ़ाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और इंडियन पॉलिटी पढ़ाई जा रही है। अभी इंडियन पॉलिटी पढ़ाई जा रही है, इसके बाद जो अगला जियोग्राफी आपका शुरू होगा, फिर आपका साइंस शुरू होगा, इसके बाद फिर हम IR शुरू करेंगे। ऐसे तो हम अपने चैनल पर धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट जितने होते हैं सब इस लेवल तक उसमें रहेगा, जितना बेसिक होता है सब क्लियर हो जाएगा। हमारे द्वारा चाहे विशाल होगा, आपको जो भी कुछ पढ़ाया जाएगा हमारे चैनल सब बेसिक क्लियर करवा दी जाएगी, इवन एडवांस से क्लियर करवाया जाएगा। मिनिमम इतना हर एक स्टूडेंट को आना ही चाहिए, इतना हम आपको कैपेबल बना देंगे। आप कोई भी बुक पढ़िए सब समझ में आपको आएगा, लेकिन पढ़ना आपको, हम बस आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। हम कोई कोचिंग संस्थान या आपसे पैसे लेकर या अपनी सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए हम आपको ये नहीं कहेंगे हम आपका सिलेक्शन दिलवा देंगे, हम आपका सब कुछ करवा देंगे। अगर आप पढ़ेंगे सिलेक्शन आपके पढ़ने से हो, हमारे पढ़ाने सिलेक्शन होता, जितने लोग हमसे पढ़ रहे सबका सिलेक्शन होता, तो आप जितना पढ़ेंगे उससे सिलेक्शन होगा। हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करवाएंगे और ये उम्मीद है कि अब तक यूट्यूब इवन कोचिंग सेंटरों में जितना गाइडेंस दिया जाता है उन सब में सबसे बेस्ट गाइडेंस हम लोगों का रहेगा। ये आप खुद जुड़ेंगे, आप खुद बताइएगा। हमारा उद्देश्य ना ही यहाँ पे सब्सक्राइबर बढ़वाना रहेगा, ना ही लाइक लेना रहेगा, ना ही कोई कोचिंग संस्था चलाना रहेगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये रहेगा कि अच्छे से अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाए। और मेरा तो मानना ये रहेगा कि आप मटेरियल ज्यादा टेक्स्ट बुक पे भरोसा रखिए, ठीक है ना।
बुक जरूर पढ़िए, बिना बुक पढ़े कोई भी एग्जाम आप पास नहीं करोगे। हम जो पढ़ाते हैं या कोई भी कोचिंग जो पढ़ाती है वो एग्जाम नहीं पास, वो आपको बुक से परिचित करवा देती है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपको हम फोर व्हीलर अगर चलाना है, हम ब्रेक कैसे लगता है, कब ब्रेक लगाना, गियर कैसे लगाना, ये बता देंगे। स्टीयरिंग आपको खुद संभालना है, उसके बाद गाड़ी आपको खुद चलाना, हम नहीं चलाएंगे। तो हम आपको गाइड दे सकते हैं, तो गाइडेंस हमने प्रोवाइड करवाया। जो कोचिंग क्लेम करते हैं हम इतना सिलेक्शन दिलवाएंगे, वो आपको मूर्ख बना रही है। इस मूर्ख और इस भीड़ में आप मत जुड़िए, भीड़ से थोड़ा अलग रहिए, तभी सफल हो पाएंगे। और कोचिंगों से जुड़ के जितनी बड़ी बड़ी संस्थान है, लाखों लोग संस्थानों में पढ़ते हैं, लाखों लोगों का हर साल यूपीएससी क्रैक होता है, मात्र जो है 1000 लोग आसपास जो है यूपीएससी क्रैक कर पाते हैं। तो हमारे चैनल से आप जरूरी है, हमारा लक्ष्य सिर्फ यही है कि आपको एग्जाम स्पेशल कोई क्लासें हमारी नहीं चल रही, सिर्फ बुक आपको समझ में आए सारे कॉन्सेप्ट में, उससे हमारी क्लासें चल रही है। जितनी भी क्लासें अभी तक आई हमारे चैनल पे या भविष्य में भी जो आएंगी, वो सिर्फ आपको बुक से परिचित करवाएंगे, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। फिर आप कहेंगे तो हम एग्जाम ओरिएंटेड क्लास लाएंगे, इससे रिलेटेड यूपीएससी से रिलेटेड सीरीज चलाई जाएगी, लेकिन उसमें भी बस हम गाइडेंस आपको देंगे। बेस्ट जो टॉपर्स रहेंगे उनसे हम आपसे परिचित करवाएंगे, वो बताएंगे आपको, सिर्फ गाइडेंस के लिए रहेगा, ठीक है। वहां पे आपको सब कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा, गाइडेंस दे रहेगा। ये उम्मीद है जैसे पीसीएस खत्म होता है फिर से जो हमारी सीरीज चल रही थी फिर से स्टार्ट की जाएगी, जो हमारी पॉलिटी की चल रही थी। और उसमें इस बात सोच रहे हैं हम सीरीज स्टार्ट करने से पहले आपको पहले स्टेट पीसीएस, यूपीएससी या एसएससी जितने भी एग्जाम सबके एक बार हम पैटर्न जीएस के दिखा रहे क्या रहे हैं पैटर्न, आपको सब कुछ परिचय करवाए। चलिए, ये करंट अफेयर क्लास है, इतना डिस्कशन नहीं होगा, आपके पास भी इतना टाइम नहीं, हम इतना लंबा डिस्कशन आपके साथ करें। समय समय पर हम बीच बीच आपको बताते रहेंगे क्या उद्देश्य। पढ़ते रहिए, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। फालतू के भीड़ तंत्र से बचिए, ऑथेंटिक वेबसाइटों को फॉलो करिए। जितनी ऑथेंटिक वेबसाइटें हैं, जो ये यूट्यूबर है, हम भी एक यूट्यूबर ही है, तो हमारे भी चक्कर में मत पड़िए। अगर हम भी कुछ कहते हैं आप उसको ऑथेंटिकेट करिए किसी चैनल पे जाकर, ठीक है ना। ऐसे हवा में कोई आग कह दिया उसकी बातों को मत मानिए, तार्किकता को रखिए और प्रैक्टिकल बनिए, क्यूरियस बनिए, मतलब हमेशा क्यूरियस रहिए। जैसे मैंने एक क्लास में बताया भी, क्यूरियस अगर आप रहेंगे, ऑब्जर्वेशन ऑन रखिए। जैसे अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें, आप हमारा थंबनेल भी जब देखेंगे ना, थंबनेल में अगर एक ऑब्जर्वर जो, जैसे आप कोई दवा भी लेते हैं तो उसमें कितने कंपोनेंट है वो देखिए। कहीं भी जाते हैं, कोई पोस्टर देख रहे हैं किस कंपनी द्वारा कौन ब्रांड एम्बेसडर है, वो देखिए। एग्जाम में क्वेश्चन ब्रांड एम्बेसडर से भी आता है। हमारा थंबनेल भी आप देखिए, थंबनेल ऐसे नहीं, हम लोग जितना भी कुछ कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं ना आप लोगों को बताने के लिए, एक भी चीज फालतू नहीं की जा रही है। हमारे थंबनेल पे भी आप जब देखेंगे तो यूपी, क्योंकि यूपी पीछे से हम पढ़ा रहे हैं, थंबनेल पे ही आपको स्टेट का जो है पक्षी है, यहाँ का जो बारहसिंघा हमारा जो है राष्ट्रीय कह रहे हैं, राज्य पशु है, पुष्प है, सब कुछ हम मेंशन किए हुए। तो ऑब्जर्वेशन आपको अपना आंख कान हमेशा दिमाग खुला रखना है, कहीं से कुछ भी ग्रैब करिए। सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे बुक पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।